हेलो एवरीवन, क्या हाल समाचार, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हो सारे गोरिल्ला आर्मी? क्या मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है बढ़िया तरीके से? जल्दी से बता दो, आ रही है क्या आवाज? तबीयत तो बेटा ऐसी चल रही है। सॉरी, तबीयत तो बेटा पूछो मत तुम। और तुम बताओ, तुम लोग कैसे हो? सब बढ़िया? कल वाली क्लास बढ़िया लगी, मजेदार? सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने कल समझाए थे वो समझ में आ गए आप लोगों को? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई? जल्दी से बता दो एक बार से। थोड़ा सा यार अभी कोल्ड हो रखा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो जल्दी से फटाफट से आ जाओगे एक बार, फिर अपन चालू करते हैं कहानी को बढ़िया तरीके से, ठीक है? सभी लोग मस्त होंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके। आ जाओ, रिकैप भी करेंगे और चीजों को समझेंगे भी, है ना? ठीक है, डन है। सो मेरे ख्याल से लगभग सारे के सारे लोगों को मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं भी कोई भी दिक्कत आज तक इस चैप्टर में तो होगी भी नहीं। अच्छा, मैं एक बात और आपसे आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं अगली क्लास, मतलब एक हो सकता है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि हमारी 2 ही क्लास आती है, तो मैं नेक्स्ट वीक में कोशिश करूंगा कि एक क्लास आपको और भी एक्स्ट्रा दूं, जिससे हम थोड़ा सा स्पीड से निपटा सके। तो क्या मैं कल नेक्स्ट वीक में एक क्लास एक्स्ट्रा दे सकता हूं आप लोगों को? नेक्स्ट वीक में बस एक ही क्लास दूंगा एक्स्ट्रा। मैं आपको पता है मैं वैसे भी एक्स्ट्रा नहीं देता आपको कुछ, मगर दोस्त वीक में कम से कम 3 क्लास होनी चाहिए। अपनी वीक में केवल 2 ही क्लास आ रही है, तो इसलिए बोल रहा हूं क्या नेक्स्ट क्लास एक एक्स्ट्रा दे सकता हूं मैं आप लोगों को? एक एक्स्ट्रा क्लास, बस एक एक्स्ट्रा क्लास, बस एक, है ना? पढ़ने वाले बच्चे तो बेटा मेरे ख्याल से तैयार होंगे। नो तो ऐसे वाले बोल रहे हैं जिनको पता नहीं, क्या लगता है कि सर पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई पढ़ा करो भाई, है ना? पढ़ा करो। और पोल की बेटा इसमें कोई जरूरत नहीं है, एक एक्स्ट्रा क्लास तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाऊंगा ही करवाऊंगा। एक एक्स्ट्रा क्लास तो तुम्हें मैं दूंगा ही दूंगा, उसमें तुम नो करोगे तो जल्दी दूंगा। ये भी तो है ना बेटा? कुछ बच्चे नो नो कह रहे हैं, नहीं हमें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा क्लास, तो बेटा फिर तुझे 2 एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी। वैसे भी मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता नहीं हूं, तुम्हें भी पता है ना? चलो, क्लियर है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें पता है एक तो दूंगा मैं, एक क्लास तो बेटा तुम्हें दूंगा ही दूंगा, है ना? हाँ, तुम लोग बड़े शाणे हो जाते हो ना, तुम लोग कहते हो नहीं नहीं बेटा पढ़ लिया करो, कम से कम बॉटनी जूलॉजी की 3-3 क्लास तो आनी चाहिए, है ना? तब तो मजा आता है। 2-2 क्लास में ही तुम ऐसे हो जाते हो तेज तेज, ठीक? ऐसे मत हुआ करो भाई। डाउट क्या है आपके? सर कैसे पता चलेगा कि तैयारी एक नंबर है? ये तो ब्लॉक ही हो गया लड़का तो, ठीक है। मैं कैसा हूं? बहुत ही बढ़िया हूं सर। आप लक्ष्य 2.0 में नहीं हो क्या? बेटा मैं लक्ष्य 1.0 में हूं, तो 2.0 में होने की कोई जरूरत होगी ही नहीं, ठीक है। सर कार कब ली है? बेटा कार को तो 2 साल से ऊपर हो गए हैं। सर कल कुछ समझ नहीं आया, आज समझा दूंगा। सर संबंधन प्रतीक कैसे होता है? ये क्या है भाई? थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया अगर। हरियाणा HNRNA का डायग्राम सर समझ, अभी समझा देता हूं। पॉली एडिनाइलेशन क्या है? 3 एंड पे एडिनिन की लंबी चेन का जुड़ना ही पॉली एडिनाइलेशन है। F बराबर MA। सर आप रो क्यों रहे हो? सर प्लीज आप कॉन्सेप्ट और जीन का कॉन्सेप्ट रिपीट कर दो। ओके, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, पहले तो तुम्हारे कमेंट बंद करता हूं, क्योंकि जब तक तुम्हारे कमेंट चालू रहते हैं तब तक तुम मेरी बात सुनते ही नहीं, ठीक है? देखो, 2 बातें तो पहले मेरी ध्यान से सुनना, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। जितना पुरानी क्लास में पढ़ाया, हाँ, उसको मैं आज बढ़िया तरीके से रिवाइज भी करवा दूंगा, आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। मैंने आपसे हमेशा एक बात कही कि आप बॉटनी के अंदर कुछ सोचोगे ही नहीं और कहीं नहीं पढ़ना आपको, मतलब आपके दिमाग में कभी मैं टेंशन नहीं आने दूंगा, मगर मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो ही मजा आएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही घूमते रहोगे, ठीक है सर? अब आ जाओ। मैं पहले आपको कुछ चीजें ऐसी है जो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ देखो, क्योंकि उसके बाद आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी।
दोस्तों अगर हम लोग कभी भी सेल यानी कि कोशिका के बारे में बात करते हैं तो ये कोशिका का एक छोटा सा हमारे पास आउटलुक होता है जिसको हम कोशिका कहते हैं। और ये वाला चीज शायद आपने पहले भी देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जरा एक बार बहुत अच्छे से चीजें देख लो, माइंड में पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं। देखो, आप लोग हमेशा ये चीज जानते हो, कि अगर कोई भी सेल होगी, कोई भी कोशिका होगी, तो वो कोशिका कुछ इस प्रकार से होगी। और इस कोशिका के अंदर ये दो प्रकार की कोशिका आपको दिख रही है, जिसमें एक कोशिका प्रोकैरियोटिक है जबकि एक कोशिका यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता। ये यूकैरियोटिक कोशिका है जिसके अंदर आपको केंद्रक दिख रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये पादप और जंतु दोनों में देखने को मिलती है। तो मैंने आपको यूकैरियोटिक कोशिका बताई थी जो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये प्रोकैरियोटिक है क्योंकि केंद्रक इसमें सुविकसित नहीं है। क्लास 11th की बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं ये। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ होता है। बहुत ही बढ़िया बात है। प्रोकैरियोटिक सेल जिसे हम जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया बोलते हैं, इसमें आनुवांशिक पदार्थ तो मिलता है मगर बाकी और कुछ चीजें नहीं मिलती। अब अगली चीज है ऑर्गेनल यानी कि कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी बॉडी, कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज देखने को मिलती है वो केंद्रक के अंदर। अगर आप केंद्रक छिद्र से केंद्रक के अंदर जाओगे, चलो बेटा तेज चलो, रुक का गए, हाँ चलो बहुत बढ़िया, तो आपको ऐसे करके डीएनए मिलेगा। आपको पता है डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा हुआ रहता है, तो आपको यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी दिख रहे होंगे गोले गोले से। इन हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए लिपटा रहता है जिससे क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और फिर जाके गुणसूत्र बन के दिखाई देता है। बना दो, देखो ये संगठित हो रही है, बार बार संरचनाएं इस चैप्टर में पढ़ा था। और फाइनली आपको क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र बन जाता है। यही बताया था मैंने आपको। आज तो और अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए सारी बातें, ठीक है। यहाँ पे केंद्रिका पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जो आरआरएनए प्लस प्रोटीन से बना हुआ रहता है। ये सारे राइबोसोम है जो कोशिका से बाहर चले जाते हैं। सर बहुत ही बढ़िया सर, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, मजा आएगा आपको इन सारी चीजों में। इतना मजा आएगा कि तुम खुद कह दोगे हर्षित सर क्या बात है, ये बहुत ही प्यारा लगा आज जो आपने हमको दिखाया। अब ध्यान से सुनो, जो तुमने पढ़ा हुआ है वो क्या है? जो तुमने पढ़ा है वो है ये सब चीजें तुम पढ़ चुके हो। जरा आज इस पे थोड़ा सा फोकस करना। ये आपके पास एग्जैक्टली उपस्थित था डीएनए। ध्यान से सुनना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। डीएनए आपको पता है कैसा होता है, सभी लोग जानते हैं डीएनए के बारे में। मैं ये वीडियो आपको पहले भी दिखाया, एक बार फिर दिखा रहा हूं कि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। डीएनए किस तरीके का होता है आपको पता है। डीएनए में ए के सामने टी और जी के सामने सी उपस्थित होता है। हाँ हर्षित सर, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे चलते हैं। ये जो डीएनए होता है, ये दो स्ट्रैंड होती है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट पाई जाती है। सर बिल्कुल सही बात है। आगे वाले पॉइंट में हम यहां पर एक बात और लिख देते हैं कि ये एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं हेलिकेज एंजाइम। और ये हेलिकेज एंजाइम क्या काम करता है? डीएनए की दोनों श्रृंखला को अलग अलग करता है। अब बेटा इतनी बार डायग्राम दिखाने के बाद तो आई थिंक आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। अब भी ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो बेटा फिर कभी नहीं आएगा। जब डीएनए की दोनों श्रृंखला एक दूसरे से अलग अलग होती है तो एक प्राइमेज एंजाइम आता है जो आरएनए प्राइमर को जोड़ देता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आरएनए प्राइमर जुड़ता है वैसे ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ जाता है, बुला लो और नया डीएनए बना दो। ये वाले वीडियो में एसएसबी प्रोटीन नहीं है, आपने एसएसबी प्रोटीन लगाए थे तो ये डीएनए पॉलीमरेज आ गया। और कौन सा है? डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। नए नए नाइट्रोजन क्षारक आते रहेंगे। अगर यहाँ पे टी है तो ए जुड़ जाएगा, जी है तो सी जुड़ जाएगा और ये नए डीएनए का निर्माण करते रहेंगे। देखो नया डीएनए बन रहा है। नया डीएनए कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है? वो बन रहा है 5' to 3' डायरेक्शन में। सही बात है, बहुत बढ़िया। ऊपर वाली स्टैंड पे जहां पे डीएनए बनता है इसे हम सतत श्रृंखला बोलते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस डीएनए बनता है इसमें। डन है? ध्यान से सुनना, कॉन्टिन्यूअस डीएनए बनता है। देखो कई बार ना तुम लोग ऐसा भी सुनते होंगे, जैसे टीचर ऐसे बोलता है तू मुझसे 10 बार पूछ, मैं तुझे 10 बार समझाऊंगा। मगर फिर तुम टीचर से 10 बार पूछते हो तो टीचर तुम्हारे पर गुस्सा कर देता है। सही बात है, मगर बेटा अपने साथ ऐसा है ही नहीं। मैं तुमको लिटरली ये चीज कह रहा हूं, तुमको बस सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। तुमने अगर एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए तो मुझे दोबारा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तुमने अगर साइड में जाके बाबू सोना से बात की या घर वाले तुम्हारी फिटनेस बना रहे हैं या तुम कुछ भी और काम कर रहे हो तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा। तो मुन्ना तुम्हें करना क्या है? तुम्हें ये करना है कि बस तुम्हें मुझे सुनना है। बस 2 घंटे तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैं ही हूं।
2 घंटे तक कुछ भी कोई बोल रहा हो तुम्हें नहीं सुनना है, दोनों कानों पे केवल और केवल हर्षित सर की बात आनी चाहिए खोपड़ी में, बस और कुछ भी नहीं। तब समझ पाओगे इस चीज को, ठीक है। आसान है। और तुम मतलब इसके लिए देखो, मतलब इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़े से दिमाग की जरूरत है। अब अगर ये कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं आया, मतलब सीधी सी बात है उसके अंदर दिमाग बस बोलने वाली बात नहीं है। आ जाओ जरा चलते हैं। ये आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे कि क्या है ये, क्लियर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहां पे क्लियर कर लेते हैं, जिसमें एग्जैक्टली आपने को डीएनए से क्या बनाना है, डीएनए बनाना है। डन बात है। अब जरा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब आपने डीएनए से ऊपर वाले खंड पे डीएनए से डीएनए बना लिया, बहुत बढ़िया बात है। तो अब दूसरा वाला खंड भी आपको मिलेगा, बिल्कुल, जिसमें बार बार आरएनए प्राइमर जुड़ता रहेगा। ये आपके पास बहुत ही शानदार डीएनए बन चुका है। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो चुका है। तो कैसे कैसे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, वापस से डीएनए खुलेगा, वापस से डीएनए बनता जाएगा। ये तो हो गया ना अपना। ये क्या आ गया, वापस आ गया क्या ये? अच्छा, आगे चले गया, ठीक है। देखो, ये डीएनए से डीएनए बन गया ऊपर वाले लीडिंग खंड पे। नीचे वाली लैगिंग खंड है, जिसमें बार बार आरएनए प्राइमर जुड़ेगा, छोटा छोटा डीएनए का खंड बनेगा। याद होगा, इस छोटे खंड को हम बोलते हैं ओकाजाकी खंड। बहुत ही बढ़िया हर्षित सर, आप बोल रहे हो, ये मान रहा है, मानेगा क्यों नहीं, ये भी तो हमारे साथ का ही है। तो नया डीएनए आप बना लोगे, हर बार प्राइमर जुड़ेगा, नया आरएनए प्राइमर, हर बार डीएनए पॉलीमरेज इस प्राइमर से जुड़ेगा, हर बार नया डीएनए बना देगा। डीएनए पॉलीमरेज आ गया और नया डीएनए फिर बना दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कौन सी श्रृंखला बन रही है, ये बन रही है लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग का मतलब जो ऊपर की तरफ नहीं, जो नीचे की तरफ, मतलब नीचे मतलब जहां पे सीधा डीएनए नहीं बनता है, वो लैगिंग स्ट्रैंड। हर बार प्राइमर बनेगा, हर बार डीएनए पॉलीमरेज आएगा, हर बार नया खंड बना देगा। ये काम होता रहेगा बार बार। मगर बेटा सीधी सी बात है, आपको आरएनए प्राइमर तो चाहिए ही नहीं, तो आप आरएनए प्राइमर को हटाओगे। हटाने के बाद जैसे ही आरएनए प्राइमर हट गया, बीच में बन गई जगह। अब ये जो जगह बन गई ना, इस जगह को भरना पड़ेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज आके इस बीच वाली जगह को भर देता है। ये क्यों रुक गया भाई, मैंने क्या किया है? हाँ, डीएनए पॉलीमरेज आके इस बीच वाली जगह को भर देता है। देखो, फिर डीएनए पॉलीमरेज आ गया, बीच वाली जगह को भर दे बेटा, भर दे। डीएनए पॉलीमरेज आए, भर दे, बहुत बढ़िया। मगर ये बीच में छोटे छोटे से गैप दिख रहे हैं, इन गैप को फिल करने का काम लाइगेज एंजाइम करता है। देखो ये रहा लाइगेज, डीएनए लाइगेज, वो गैप को फिल कर देगा। यानी कि आपका डीएनए से डीएनए बन चुका है, कोई दिक्कत है ही नहीं। बताओ, प्रोसेस में मजा आ गया। डीएनए रेप्लिकेशन में कमेंट बॉक्स ऑन कर रहा हूं। क्या मेरे किस क्लास में किसी भी बच्चे को डीएनए रेप्लिकेशन में दिक्कत है क्या? जल्दी से बता दो एक बार। क्या मेरी क्लास में किसी भी बालक पालक को डीएनए रेप्लिकेशन में दिक्कत है? नहीं है तो मैं आगे चल रहा हूं। डीएनए रेप्लिकेशन ओके है, बिल्कुल ताबड़तोड़ कमेंट बॉक्स तुम्हारा ओपन कर दिया है मैंने। क्लियर है डीएनए रेप्लिकेशन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल, मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे चल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, इससे धीरे में तो नीट के बाद ही होगा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल क्लियर है ना, कहीं दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी भी पढ़ ली तुमने मेरे साथ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, तुम्हारा कमेंट बॉक्स बंद कर देता हूं, और बंद करने के साथ साथ यहां पे तुम्हारा चैट बॉक्स देख लेता हूं फटाफट। कोई डाउट है क्या? सर नॉट डाइवर्स कॉन्टेक्ट क्लास बता रही है। अबे बेटा, मेरी इतनी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, बस इतनी ही है कि मैं नॉर्मल इंग्लिश समझ सकता हूं। सर आपने न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर बताया था, डीपीपी में बेटा तो एनसीईआरटी में 200 है ना, डीपीपी काट दे, 200 कर दे उसमें। तेरा डीपीपी गलत हो सकता है, एनसीईआरटी और अपने नोट्स ताबड़तोड़ सही हैं। समझ नहीं आया? क्या नहीं आया बेटा? आज तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं, आज तो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा रहा हूं। बहुत बढ़िया तनिष बेटा। सर क्या हमें लक्ष्य 2.0 मिलेगा? बेटा मुझे नहीं पता, संडे को दे देना, देखते हैं बेटा। नहीं सर जी, क्या नहीं? सर जी आप लीवोसिट्राजिन, अरे थैंक यू मेरे लाल प्रिंस, बहुत बढ़िया। सर पिछले लेक्चर मस्त वाला पॉइंट अभी समझा देता हूं, आज कल वाला कुछ नहीं समझा, आज समझा दूंगा। सर मैंने इन्फिनिटी के बारे में प्रो में एक्सेस नहीं मिला जी, मेल कर दो उनको हेल्प डेस्क पे। सर मैंने आज मिर्ची खाली तो लग रहा है कि क्या खाऊं जो मिर्ची ना लगे। पहले तो बेटा तू मिर्ची की स्पेलिंग सही कर, मेरे हिसाब से मिर्ची की स्पेलिंग गलत है। तुझे मिर्ची लग गई तो तू मिर्ची को लग जा, ये बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि मिर्ची लगने का मतलब है कि तूने लगाई मिर्ची। तो तुझे करना क्या पड़ेगा, तुझे मिर्ची को लगना पड़ेगा। या बेटा सीधी सी बात है, घर में कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स होता है जिसे हम शुगर कहते हैं।
चीनी होती है बेटा साधारण इसकी लैंग्वेज में, गन्ना है गन्ना खा ले, चीनी है चीनी खा ले। नहीं तो मैंने कहीं ना कहीं एक बात सुनी है कि दर्द को दर्द मारता है, पापा मम्मी को सुपारी दे, रैप्टा खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, ये नाइट्रोजन बेस कहां से आ रहे हैं? ये कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं, है ना बेटा। ये जम्मन की दुकान से तो आएंगे नहीं, क्योंकि जम्मन का काम तो कचौरी बनाने का है, तो कोशिका के अंदर से ही आते हैं। ठीक है मेरे लाल। सर प्राइमेज बार बार क्यों आता है? क्योंकि बेटा नीचे वाले खंड जहां पे लैगिंग श्रृंखला बन रही है, याद आ गया देखो, जहां पे छोटे छोटे डीएनए के खंड बन रहे हैं वहां पे बार बार आरएनए प्राइमर जोड़ना है देखो, तो बहुत बार तू तेरे डायग्राम देख। हाँ सर सही बात है। सर डीएनए पॉलीमरेज इतना ही बड़ा होता है जितना वीडियो में दिखाया है। जय हो प्रभु, बहुत बढ़िया बेटा मेरे लाल, क्या बात है तुम्हारी। ये मतलब तुम्हारे अंदर ये ज्ञान कहां से आता है मुझे तो ये बताओ। इतने ज्ञानी लोग लक्ष्य में बैठे हुए हैं, इतना डीएनए पॉलीमरेज ही आता है बेटा। 3D वीडियो है वो, 3D है बेटा, 3 डायमेंशनल वीडियो तुझे दिखाई गई है मेरे लाल। जय हो प्रभु, है ना। आराम आराम से बेटा, आराम आराम से ना बेटा ना। मेरे लाल पानी पी, पानी है ना, पानी पी थोड़ा, नहीं तुझसे ऐसे ना हो पाएगा, थोड़ा सा बेटा, है ना। हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं बेटा। ये ऐसे बच्चे हैं जो जो टीवी के अंदर, ये ऐसे ही बच्चे हैं जो टीवी के अंदर सास बहू के सीरियल देख लेते हैं और फिर हमेशा ये कहते हैं कि सास तो ऐसी ही होती है। ये ऐसे बालक हैं जो सुन रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं। इतना बड़ा डीएनए पॉलीमरेज दिखाया है, ऐसा ही होता है। जय हो प्रभु। तू जब पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाता है, इतने बड़े बड़े हीरो आते हैं, तो इतना सा नीचे बैठा होता है, इतने बड़े हीरो होते हैं क्या, है ना। समझ रहा है, शाहरुख खान को ये थोड़ी है 200 फीट का शाहरुख खान देखा है तूने, देखा है क्या। जय हो। कोई नहीं बेटा, तू आराम से चिल मार, मैं हूं ना, मैं हूं, कोई दिक्कत ही मतलब तू, कोई दिक्कत है ही नहीं तुझे। हाँ तू आराम से बेटा चिल कर, तू बैठा रहे आराम से, चिल मार, तू तो एंजॉय कर। देख हरा हरा, तू कहेगा हरा अंडा है, बहुत बढ़िया। अब तू कहेगा सर ये पिंक है, अगर तुझे पिंक दिख रहा है तो मजा आ गया, क्या बात है ना। हाँ बहुत बढ़िया। मुझे तरीके तरीके के लोग तो बहुत अच्छे दिए हैं इस बैच में। इतना डीएनए पॉलीमरेज है, क्या ऐसा ही होगा? पता नहीं बेटा, है ना। इतनी बड़ी कोशिका नहीं होती बेटा, है ना। कोशिका नग्न आंखों से देखी नहीं जाती, तो इतनी बड़ी होगी क्या बेटा? पिक्चर है ये। अच्छा है तूने पूछ लिया। अरे बेटा बहुत बढ़िया। आओ धीरे धीरे चलते हैं अपन आगे। डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, थोड़ी बहुत कहानी यहां भी कर लेते हैं। ठीक है, अब बेटा कोशिका है ना, इतनी बड़ी कोशिका होती नहीं है, ये बड़ी करके दिखाई है तुझे। ठीक है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है तुझे, केंद्रक दिख रहा है, ये भी कुछ होगा दिख रहा है। केंद्रक के अंदर चलेगा ये अपन। सबसे पहले हमने वही काम किया, डीएनए प्रतिकृति। ये आपका गुणसूत्र देखो कितना प्यारा है, बनाया था ना क्लास 11th में ऐसा गुणसूत्र, है ना। कोई दिक्कत? जी बोलिए। बताओ, ये देखो फटाफट से, जो चल रहा है क्या ऐसा ही दिखाया था क्या? इसमें ऐसे आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि अब आपको डीएनए से आरएनए बनाना है, तो कैसे बनाओगे? वही है, डीएनए को आप खोल लोगे तो उसके बाद आपको आरएनए बनाना पड़ेगा। ये देखो डीएनए से आरएनए बन रहा है, यूरासिल लगा हुआ आ रहा है देखो हर जगह पे, तो डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए। डन है। डन है। ये देखो डीएनए से आरएनए, ये बन गया ना आरएनए, बहुत ही अच्छा आरएनए बना है ना। हाँ अब देखो ये आरएनए से क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। ठीक बात है, आ जाओ बनाएंगे बेटा। इस आरएनए को देखो बाहर ले गए, केंद्रक से बाहर ले चलो बेटे लाल, बहुत बढ़िया। इससे क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। आ जाओ, ये देखो आरएनए है आपका, बहुत प्यारा आरएनए है सर, मजा आ गया। इस आरएनए से क्या बनाना है? अभी इस आरएनए से बनाना है प्रोटीन, वो अभी आगे की बात है। मगर अभी तक हमने डीएनए से आरएनए तो बना ही लिया है, वो दोबारा मैं आपको बता देता हूं। ये देखो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, बिल्कुल सही बात है। डीएनए को खोल देगा, बिल्कुल सही बात है। ऊपर देखो यूरासिल जुड़ रहा है, यानी कि आरएनए बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। और ये धीरे धीरे देखो आरएनए बनता जा रहा है, ये आरएनए बनता जा रहा है, आरएनए बनता जा रहा है, आरएनए बनता जा रहा है। और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आरएनए का निर्माण। बताओ मेरा पॉइंट यहां तक मेरे सारे दोस्तों को क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? वैसे आगे की भी वीडियो में आपको दिखा सकता हूं, देखना चाहोगे? आ जाओ एक बार देख लेते हैं वो भी, आओ।
आगे की वीडियो में इस आरएनए से दोस्त हमें बनाना है प्रोटीन। तो ये जो आप आरएनए लेके गए हो ना, ये आरएनए, इसके ऊपर राइबोसोम जुड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है राइबोसोम कोशिका की फैक्ट्री होती है, प्रोटीन की फैक्ट्री। अब राइबोसोम से देखो प्रोटीन बनेगा। एमआरएनए बनाया था, ये देखो टीआरएनए है, बनाया था ना तुमने टीआरएनए का डायग्राम, याद आ गया होगा। यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ते हैं, ये डायग्राम कभी याद आया, बनाया था तुमने? हाँ सर ये तो हमें याद आ गया, तो बहुत बढ़िया। अतिरिक्त ये चीज है, ये ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए होगा। हमको पता है प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। सो ये अमीनो एसिड धीरे 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 एक साथ जुड़ते जाएंगे, टीआरएनए आता जाएगा, देखो नीचे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अभी समझाऊंगा ये, क्योंकि ये प्रोसेस अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। और फाइनली हमारे पास ये एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी, किसकी, अमीनो अम्ल की। और इसी लंबी श्रृंखला को हम अमीनो अम्ल की क्या बोलते हैं, इसी लंबी श्रृंखला को हम बोलते हैं प्रोटीन। तो हमें यही और यहीं तक ही पहुंचना है, बस इतनी सी हमारे सामने बातें हैं। बताओ मेरे लाल, क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? चैट बॉक्स ओपन कर देता हूं, शायद बीच में वॉइस चली गई थी, मगर अभी मेरे ख्याल से वॉइस सब लोगों को आ रही है। अब आ रही है ना वॉइस? तो पक्का ठीक है भाई, बताओ यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, अच्छे से सुनो। अब जरा अब ध्यान से सुनना, चैट बॉक्स फिर ओपन, क्या चलो ओपन रहने दो, थोड़ी सी सुनना। लास्ट क्लास में क्या बताया था सुन लेना जरा ध्यान से, है ना। वैसे तो तुम पता नहीं कितना सुनते हो मेरी बात, मगर लास्ट क्लास में जो भी पढ़ाया था ना, वो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो समझ में तभी आएगा जब चीजें सुनोगे। अगर सुनोगे ही नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। समझना जरा कि लास्ट क्लास में तुमको क्या पढ़ाया था। बेटा लास्ट क्लास में मैंने तुमको बताया था एक बहुत प्यारी चीज, कि हम लोग डीएनए से आरएनए कैसे बनाते हैं। सभी लोगों को याद होगा, इसमें सबसे पहले मैंने एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मैंने जोड़ लिया और उससे आरएनए की एक बड़ी श्रृंखला बन गई थी। तो ये आरएनए की एक बड़ी श्रृंखला बन जाती है। इसका समापन किससे होता है, रोह कारक से। रोह कारक आरएनए के 5' खंड पे जुड़ के धीरे धीरे पकड़ पकड़ के 3' खंड पे आ जाता है, और आपके पास पूरा आरएनए आपके पास निर्माण हो जाता है। यहां तक का पॉइंट हो गया था। फिर मैंने आपसे बोला था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक छोटा सा फर्क है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका छोटी होती है और उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए आरएनए का निर्माण और प्रोटीन का निर्माण एक साथ होता है, वो कपल्ड प्रोसेस होता है। बिल्कुल सही है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन यानी कि आरएनए का निर्माण अलग होगा और प्रोटीन का निर्माण अलग होता है। डन बात। अब आगे चलते हैं, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा डाउट आ रहा था, वो क्या था। अब जरा ध्यान से सुनना, चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं तुम्हारी, नहीं तो तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, है ना। अब यार मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, देखो बहुत आसान है सब कुछ। इतना मैं सच बता रहा हूं, इतना मुश्किल अगर बॉटनी होती ना तो मैं तुम्हें पढ़ा ही नहीं रहा होता। इतनी आसान है बॉटनी। अब जरा खुद सोच के देखना जो मैं बोल रहा हूं वो सही है क्या। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि यूकैरियोटिक कोशिका में, ध्यान से सुनना, लिखा हुआ है सब कुछ, पढ़ना, पढ़े लिखे हो तुम। यूकैरियोटिक कोशिका में सीधा डीएनए से जब एमआरएनए नहीं बनता है। एमआरएनए एक ऐसा आरएनए होता है जिसमें कोई गलती ही नहीं हो। अब खुद सोच के देखो, अगर 5,000 पन्ने की कोई कॉपी है, 5 लाख पन्ने की, उसको कॉपी करवाओगे तो कुछ ना कुछ तो गलती हो सकती है। तो हो सकता है डीएनए से जब आप सीधा एमआरएनए नहीं बनाते तो आप क्या बनाते हो, एचएनआरएनए। अब ध्यान से सुनना, जिसको नहीं समझ में आया, मैं मेरी क्लास का आधा घंटा दे दिया मैंने तुम्हें यही समझाने के लिए। अब इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो अब ध्यान से सुनना, यूं मत कहना अब 10 बार समझाओ, एक बार में चीजें समझ में आ सकती हैं। मैंने पहले भी बोला था समझ में नहीं आए तो लेक्चर दोबारा देखा करो, मगर आपसे होता थोड़ी ना ये काम। आप तो कहोगे अच्छे सर आपसे ही सुनेंगे, तो सुन लो। डीएनए से सीधा कई बार एमआरएनए नहीं बनता, तो यूकैरियोटिक कोशिका में एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए एक ऐसा आरएनए होता है जिसमें काम की चीज भी होती है और खराब चीज भी होती है। काम की चीज वो है जिसमें प्रोटीन बनाने की सूचना है, खराब चीज वो है जिसमें प्रोटीन बनाने की सूचना नहीं है। तो जिसमें प्रोटीन बनाने की सूचना है उसे एक्सॉन बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन बनाने की सूचना नहीं है उसे इंट्रॉन बोलते हैं। बोलो बात सही है। अब मैं कह रहा हूं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, मगर देखोगे कौन, मैं बताऊंगा ना। एक ऐसा आरएनए जिसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होता है। अब दिमाग में यह क्वेश्चन आएगा इंट्रॉन और एक्सॉन क्या होते हैं, तो मैंने लिख दिया इंट्रॉन और एक्सॉन। जो काम का है वो एक्सॉन, जो फालतू का है वो इंट्रॉन है, ठीक है। तो आप फालतू की चीज को तो हटाओगे ना, काम की चीज को तो रखोगे। तो देखो ये आपका एचएनआरएनए लिखा हुआ है ऊपर, जिसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों है। तो प्रोटीन बनाने की सूचना किसमें है, एक्सॉन में। इंट्रॉन मतलब इनोसेंट, मतलब बेकार है वो, ठीक है, मतलब बेकार, थर्ड क्लास है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे स्प्लिट जीन बताया था, एक ऐसा जीन जिसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों ही होते हैं, तो स्प्लिट जीन होते हैं। तो क्या ये एक स्प्लिट जीन है, बिल्कुल सही है। अब सुनो,
अब मैंने अगला कॉन्सेप्ट बताया आरएनए स्प्लाइसिंग, ये समझ लेना। देखो कई बार बच्चे बहुत अलग अलग चीज कहते हैं, तुम लोग बोलते हो कि हर्षित सर कई बार नोट्स क्लियर नहीं आते। यार देखो मैं बहुत साफ साफ लिखता हूं, अब ये नोट्स मेरे हैं और मेरे पास भी पीडीएफ ही खुली है बेटा। अब जब मेरे पास पीडीएफ खुली है, जब इसमें साफ दिख रहे हैं, तुम खुद देख लो तुम्हारे सामने पीडीएफ खुली, तो तुम्हारे पास भी साफ ही दिखना चाहिए ना। मगर तुम क्या करते हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, या तो मोबाइल का इशू होगा या फाइल करप्ट हो गई, डाउनलोड नहीं हुई, मगर देखो ना तुम लेक्चर से नोट कर लिया करो, वो तो साफ दिखता है। देखो कितना आसान है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको क्या हटाना है, आपको इंट्रॉन हटाने हैं, एक्सॉन रखने हैं, बिल्कुल सही है। तो आप क्या काम करेंगे, इंट्रॉन को हटाने के लिए पहले जिसके ऊपर काम करना है उसको स्टेबल बनाओगे। भैया अगर घर के अंदर कुछ भी चीज तुमको इधर से उधर घर में कुछ भी काम करना है तो पहले घर को स्टेबल करोगे, ये नहीं घर गिरी जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5' खंड पे हाँ कैपिंग करेंगे। कैपिंग का मतलब मिथाइलेटेड गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लगाएंगे। तो इसका मतलब 5' खंड पे मिथाइलेशन करने का मतलब कोई भी एंजाइम अब इस एचएनआरएनए को 5' से नहीं काट पाएगा, उस जगह पे प्रोटेक्शन दे दी। उसके बाद अब हमको ये वाला एंड भी सुधारना पड़ेगा, तो हमने 3' एंड पे टेलिंग कर दी, यानी कि 200 से 300 एडिनिन लगा दिए। सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, सब कुछ लिखा हुआ है थ्योरी में। जब एडिनिन लगा दिए तो क्या होगा, कोई एंजाइम अगर एडिनिन काटता रहेगा तो 300 एडिनिन उसे काटने के लिए 300 एडिनिन उसे काटने के लिए टाइम लगेगा। बिल्कुल सही बात है। सेम कंडीशन है, 5' से कोई एंजाइम काट ही नहीं पाएगा। अब जब आपने एचएनआरएनए को दोनों तरफ से सुरक्षित कर दिया, तो अब आप लेके आओगे स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम का मतलब ऐसे एंजाइम जो अब इसको काटेंगे। काटेंगे कैसे, कल बताया था यूं करके काटेंगे, यूं बताया था ना, यूं करके काटेंगे। इसका मतलब ये एक्सॉन है तुम्हारे काम का, ये एक्सॉन है तुम्हारे काम का, ये इंट्रॉन है जिसको तुमको हटाना है। तो हटाने के लिए यहां स्प्लाइसोसोम जुड़ गया, यहां स्प्लाइसोसोम जुड़ गया, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। अब फोल्ड कर दोगे तो क्या होगा, सारा एक्सॉन एक साथ आ जाएगा, इंट्रॉन अलग हो जाएंगे आपके, आपको इंट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। ये ओआई नहीं है बेटा, ये गोला करके आई लिखा है, बस मैंने इंट्रॉन लिखा है, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, एचएनआरएनए आ गया। आपके पास एचएनआरएनए से क्या आ गया, एमआरएनए आ गया, ये रहा एमआरएनए, बस और कुछ भी नहीं है। सो एमआरएनए अब आपके पास आ चुका है, दैट्स इट, यही आपका काम था और कुछ भी नहीं। उसके बाद मैंने आपको यह बताया था, मैंने कहा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग चीज होती है। मैंने बताया था जीन क्या होता है, डीएनए का वो भाग होता है जो आरएनए बनाता है, उसे जीन कहते हैं। अब आरएनए कितने प्रकार के होते हैं तुम्हारे नोट्स में है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, सही बात है। अब देखो आगे, अब ये सारा काम क्या हो जाता है, सिस्ट्रॉन के बारे में बात बताई थी। सिस्ट्रॉन क्या होते हैं, जिससे आप प्रोटीन बनाओगे वो सिस्ट्रॉन होते हैं। दो चीज है, मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनो का मतलब एक, जब एक आरएनए से एक ही प्रोटीन बनेगा, लिखा हुआ है, तो मोनोसिस्ट्रोनिक। एक से कई सारे बनेंगे तो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, दैट्स इट, खत्म बात। और मैंने कुछ भी नहीं करवाया और बस एनसीईआरटी थी, इतना ही करवाया है। अब मेरी एक बात लगभग सारे के सारे बच्चे जरा ध्यान से और सुन लो। एक महानुभाव मेरी क्लास में, मेरे को, मैं चैट बॉक्स कभी कभी पढ़ लेता हूं कभी कभी, तो उसमें यूं लिखता है कि हर्षित सर, मैंने एक दिन, मेरे को आपकी पहली दूसरी क्लास में नींद आ रही थी तो मैं सो गया, फिर मैंने 10 लेक्चर नहीं देखे, अब मैं क्या करूं। तो बेटा अब मैं कुछ नहीं बता सकता। देख बेटा, एक छोटी सी बात है ना, मतलब तुझे पता नहीं क्या लगता है क्या नहीं लगता, मैं कुछ चीजें बोलता हूं मगर वो बहुत कड़वी बोलता हूं और तुझे सुननी पड़ेगी वो। मैं तुझसे सच में ये वाली बात कहता हूं, पढ़ना पड़ेगा तो रेगुलर पढ़ेगा भाई, कोई भी नहीं रटा सकता। और इससे आसान अगर तुझे पढ़ा रहा है ना कोई, तो मैं कह रहा हूं दोस्त एक बार तू जाके पढ़ ले, कोई मेरे को दिक्कत भी नहीं है उसमें, मैं तो खुद कह रहा हूं तू एक बार जा और एक बार जाके आराम से पढ़ ले, एक बार पढ़ ले, ठीक है। मगर बेटा वो अगर आसान पढ़ा रहे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं। मगर मैं फिर भी तुझसे बोल रहा हूं, ये मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं। मैंने आज आधे घंटे से ऊपर तुम्हें दे दिया केवल रिवीजन करवाने में, मैंने कल का भी लगभग सारा पढ़ा दिया। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोबारा पढ़ के देखो, दिक्कत आएगी फिर पूछ लेना। मगर ये टॉपिक ऐसा है, इस टॉपिक को दोस्त छोड़ना नहीं है, फिर बोल रहा हूं तुमसे। ये 2 चैप्टर बेटा अच्छे से पढ़ लो। अगर ये 2 चैप्टर तुमने मुझसे पढ़ लिए तो जिंदगी भर याद रखोगे कि हर्षित सर ने टचवुड हमें 2 चैप्टर पढ़ाए थे भाई साहब, ताबड़तोड़। वैसे तो इससे पहले वाला चैप्टर भी तुम्हारे टिप्स पे है, ये चैप्टर भी बोल रहा हूं मैं तुझसे, तेरे टिप्स पे होगा। मगर बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, अब तू नहीं पढ़ेगा तो मैं तो क्या ही कह सकता हूं बेटा, वो तो तेरी इच्छा है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना, यहां तक सब कुछ ओके है, बता दो डन है, ओके है, चले आगे, बोल दो भैया। अब जो नहीं पढ़ेगा बेटा, देखो स्पैमर से तो मैं क्या ही कह सकता हूं, और कर लेगा स्पैमर थोड़े टाइम, जब अपना बैच कंप्लीट हो जाएगा तो फिर स्पैमर अब अगली बार फिर स्पैमिंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है।
और मुझे पढ़ने वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि जिन मैंने अभी भी उनको पढ़ाया है वापस से, जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जिनको लग रहा हो नहीं हर्षित सर एक बार और डाउट है बता दो, तो मैंने कहा लो भाई बता देते हैं। आज अर्जुना 2.0 का लॉन्च है, पता है मैं अर्जुना 2.0 के लॉन्च में नहीं गया, क्योंकि अगर मैं जाता तो आपकी क्लास कैंसिल हो जाती। समझ रहे हो मेरी बात? और मैं ज्यादा बड़ी बात आपसे बोलता नहीं हूं बेटा, मगर मैं जो बोल रहा हूं ना उसको समझने की कोशिश करो, तभी समझ पाओगे। 96% ये पता नहीं कौन है, छपरी है ये मेरे क्लास में, तो छपरी तो रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं। छपरी को तो बेटा कुछ नहीं कर सकता। जो अपने घर वाले के पैसे की वैल्यू नहीं समझ सकते, उनको मैं कौन होता हूं समझाने वाला? सही बोल रहा हूं ना भाई? जिनको अब ये बैच फ्री में तो मिला नहीं होगा, ये बैच पैसे में मिला होगा ना। अब तुम खुद सोचो कि उन बच्चों को ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी कि भाई साहब पैसे का, खुद के पैसे का उपयोग नहीं कर रहे हैं वो सदुपयोग, तो वो फिर वो क्या ही करेंगे लाइफ में। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जो अपने घर वालों के नहीं हुए अपने हो सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो 97% और नीचे दोनों मिला के 98% बच्चे अपने साथ है, 98.50 अपने साथ, बस बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। 1.5% तो कचरा भी चाहिए क्लास में। सारा ही अगर साफ हो जाएगा तो कचरे की अहमियत खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? देखो जब आपको अपने आसपास गंदगी दिखती है ना, तब आपको सफाई का इंपॉर्टेंस पता लगता है। जब आपको अपने आसपास कठिनाइयां दिखती हैं, तब आपको यह समझ में आता है कि सही चीज क्या होती है। जब आपको अपने आसपास, मैं कह रहा हूं ना, लिटरली बोल रहा हूं, जब आपको अपने आसपास इतनी सब कुछ बहुत फालतू की दिखती है ना, तब आपको सच में समझ में आता है कि सही चीज क्या है। और फिर आज अपने को बोल रहा हूं, इस बैच में 1% जो स्पैमर है ना, वो होने भी चाहिए दोस्त, होने भी चाहिए। उसका रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि वो स्पैमर ही अपन को ये बताते हैं कि अच्छे बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो स्पैमर तो होने चाहिए। मैं कह रहा हूं बढ़िया बात है भाई साहब, शानदार। फेलियर होने चाहिए ना। जब पूरा बैच बहुत अच्छे तरीके से पास होगा तो स्पैमर यूं कहेंगे चलो भाई चलो दोबारा बैच लेंगे, अब हम फिर स्पैमिंग करेंगे। तो बेटा इनको तो कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई भी नहीं। आ जाओ तुम तो, आगे चलते हैं। मैंने यहां तक जो भी बात बताई थी क्लियर है ना? और आप खुद से ये वाली बात समझ के देख सकते हो। 35 मिनट्स फॉर रिवीजन। मेरा लेक्चर ना लगता है इसमें, आप समझो 35 मिनट में मैं एक और टॉपिक करवा देता दोस्त। मगर ये वाली बात आप खुद समझो, मेरी तबीयत भी अभी थोड़ी सही नहीं है, कोल्ड हो रखा है। 35 मिनट मैंने आपको रिवीजन में दे दिए। मैं वीडियो आपको दिखाता हूं अच्छे से, कि जहां से आप और अच्छे से समझ सको। नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं टॉपिक निकालूंगा, खत्म करूंगा। आप ये चीज क्यों नहीं समझते? एक टीचर की एक टीचर आपके लिए इतना लग रहा है। अब आप ये मत कहो कि हर्षित सर पैसे दिए हैं तो आप लगोगे, बिल्कुल सही। मगर अगर तूने पैसे दिए तो तुझे पढ़ना भी तो चाहिए ना। अब तू पढ़ने पे ध्यान नहीं देगा तो बता फिर कैसे काम चलेगा? बिल्कुल सही है, तूने फीस भरी है ना, तो मेरा फर्ज है मैं तुझे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल तेरा मेरा फर्ज है। मगर तुझे बैठ के पढ़ना भी तो पड़ेगा ना दोस्त। तू पढ़ेगा नहीं तो बता कैसे काम चलेगा? तो तुझे मेरे साथ लगना तो पड़ेगा यार दोस्त, देख, है ना? क्लियर? तो तुम समझ सकते हो यार, मतलब ये वाली बात तुम समझ सकते हो। मतलब मैं तुम्हें ऐसा ही नहीं बोल रहा। मतलब आज मेरे को बोला गया था कि अर्जुना 2.0 का हर्षित सर लॉन्च है, आप आ रहे हो क्या? आज यूट्यूब पे आप देख लोगे, नीट वाला हिंदी माध्यम चैनल पे, है ना? तो शाम को 6 बजे लॉन्च है। मेरे ख्याल से आप लोग मिस तो मुझे कर रहे होंगे जो पुराने अर्जुना के बच्चे हैं, ठीक है? मगर मैं लॉन्च में नहीं गया क्योंकि मेरी ये वाली क्लास मिस हो जाती, और मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देना चाह रहा था लाइव क्लास का। मैं चाह रहा था कि ठीक है, मैं कैसे भी करके धीरे धीरे करके आपको बता लूंगा। और कल मैंने कमेंट भी पढ़े थे, तो मुझे लगा कि मेरे को अभी इस चैप्टर में तुमको बहुत अच्छे से पारंगत करना है, अच्छे से तुम्हें तैयार करना है। तो फिर मैं इसलिए बस सोच रहा था कि तुम्हारे लिए छुट्टी नहीं लूँ बस अभी। ठीक है, चलें आगे। पढ़ लो बस दोस्त, देखो इतनी सी बात बोलूंगा, बस मेरे साथ साथ पढ़ लो भाई, ये चैप्टर पढ़ लो। कुछ बच्चे कहते हैं जल्दी करवा दो जल्दी करवा दो, बेटा जल्दी का काम देख मेरे से तो आता नहीं है। मुझे तो ऐसा काम आता है, नहीं तो तू पुराने देख लियो, हर लोगों ने इसको 10-10 11-11 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर को। अपना क्या पता 14-15 लेक्चर में हो, 16 में भी हो सकता है, मगर मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, 17 में हो। पर चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई, तू खुद देख रहा है ना, तेरी बायोलॉजी बदल गई। क्या तूने 11th में इस तरीके की बायोलॉजी की परिकल्पना की थी? नहीं ना। तो तू खुद देख बायोलॉजी किस लेवल पे आ गई है। अगला चैप्टर भी बहुत ताबड़तोड़ है। चलो अपन आगे चलते हैं, है ना? आओ। आज दोस्तों हम लोग अभी एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आनुवांशिक कूट। क्या नाम है? आनुवांशिक कूट। और आनुवांशिक कूट को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। ध्यान से सुनना, तुम्हारे हर्षित सर तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। अगर इतना विश्वास है मुझ पे तो बस फिर ध्यान से सुनना कि मैं तुम्हें कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, है ना? इतना तो ट्रस्ट होगा अभी तक कि सर हमें ये तो पता है, आप इसको समझा दोगे। और ये चैप्टर अभी हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया है, लगभग 60% के आसपास तक ये चैप्टर अपना हो चुका है। ठीक है, आनुवांशिक कूट बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहली बात है आनुवांशिक कूट जो होता है, इसका नामकरण किसने दिया?
यानी कि आनुवांशिक कूट को किसने बताया? एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जॉर्ज गैमोव। जॉर्ज गैमोव ने बताया आनुवांशिक कूट के बारे में। बोलो बात सही है? अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी ये भी कहती है कि आनुवांशिक कूट जो होते हैं, ध्यान से सुनना, आनुवांशिक कूट जो होते हैं वो क्या होते हैं? जेनेटिक कोड होते हैं। अभी आपको इसके बारे में और कुछ पता है नहीं, मगर मैं आपको पूरा समझाऊंगा बहुत अच्छे से। सामने हर एक पॉइंट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो बात सही है? अब सुनो क्या होते हैं। लाइन लिख रहा हूं पहले मैं। एमआरएनए, ध्यान से सुनना, पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड, सब लोग जानते हैं न्यूक्लियोटाइड का मतलब एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन का क्रम के अनुसार, के क्रम के अनुसार टीआरएनए द्वारा अमीनो अम्लों को लाया जाता है एवं उससे प्रोटीन का निर्माण होता है। बहुत प्यारी चीज बताने वाला हूं, अगर ध्यान से सुनोगे तो। मैं आपको ऐसी चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने लगभग सब कुछ पढ़ा है। मैं आपको ऐसी चीज बोल रहा हूं कि दोस्त, आपके पास ये, आप सभी लोगों को पता है कि एमआरएनए आपने अभी बना लिया है। क्या बना लिया है? एमआरएनए। सर बिल्कुल, हम जानते हैं एमआरएनए 5' to 3' होता है, कोई लोड ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हम ये भी जानते हैं कि जो एमआरएनए है वो एकल श्रृंखला का होगा। हाँ, और एमआरएनए में क्या चीज पाई जाएगी? नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, क्या क्या नाइट्रोजन क्षारक मिलेंगे? यहां पे मिलेंगे एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, थाइमिन मत बोलो, आरएनए है ये तो एमआरएनए है। और आरएनए के अंदर थाइमिन होता ही नहीं है। आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरासिल होता है। सही बात है। तो यहां पर क्या करना है? मान लो साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन। बोलो बात सही? सो ये मैंने अभी आपको एक बहुत प्यारी सी चीज बना दी। ये मैंने आपको अभी बहुत प्यारी सी चीज बना दी, यानी कि मैंने आपको एक एमआरएनए का डायग्राम बता दिया। बहुत बढ़िया। अब आप याद करो कि मैंने आपको एक डायग्राम टीआरएनए का भी बताया था। हाँ अर्षित सर, हमें याद है। तुम्हारी नोटबुक में लगभग सारे ही डायग्राम है, मगर बेटा देखोगे तो तुम ही ना, तुम नहीं देखोगे तो बनाने का भी क्या मतलब है? ये तुम्हें पता है, ऐसा एक टीआरएनए तुमने इस तरीके का डायग्राम टीआरएनए का बनाया था। हाँ सर, हर्षित सर बिल्कुल सही बात है, हमने ऐसा एक टीआरएनए का डायग्राम बनाया था। क्या? थोड़ा नीचे कर देता हूं तो साफ साफ दिखेगा। सर बिल्कुल बनाया था। इस टीआरएनए में थोड़ा सा साफ बनाता हूं मैं, है ना? ये थोड़ा साफ नहीं बना। ये हम्म 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 हम्म। ये 3' था, ये 5' था। बोलो बात सही है? अगर आप लोगों को याद है, क्योंकि देखो याद होगा तभी काम चलेगा, तो ये डायग्राम था टीआरएनए का। और मैंने आपको बताया था टीआरएनए का डायग्राम तो आपको याद करना है। यही था टीआरएनए। है तुम्हारी कॉपी में टीआरएनए का डायग्राम? बिल्कुल है। अब क्या काम होता है वो क्या समझो और ध्यान से समझना। दिमाग यहीं रखोगे तो मैं सब समझा सकता हूं, है ना? रटने का तो काम है ही नहीं। ठीक है, सभी लोगों ने एमआरएनए बना लिया? हाँ सर बिल्कुल, हमने एमआरएनए बना लिया। कौन सी अभिक्रिया के द्वारा? अनुलेखन अभिक्रिया, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। सर बहुत बढ़िया। अब क्या होता है वो समझ लो। तुम्हें क्या बनाना है आरएनए के बाद? हर्षि सर प्रोटीन बनाना है। तुम्हें याद है क्रिक ने बोला था सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि डीएनए से बनता है डीएनए, फिर डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। यानी कि तुम्हारे पास आरएनए भी है मगर तुम्हें प्रोटीन बनाना है। ठीक बात। अब तुम्हें ये वाली बात पता होगा कि हमारे पास जो ये 3' खंड होता है ना, इस पे एक अमीनो अम्ल जुड़ा हुआ रहता है। अरे हाँ सर, ये तो बिल्कुल आपने टीआरएनए के डायग्राम में भी लिखवाया। सर ये तो अमीनो एसिड है ना, अमीनो अम्ल है। हाँ, अमीनो एसिड है, यानी कि अमीनो अम्ल है।
और आपको पता है अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला को ही क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। डन बात है, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला बनाने के लिए क्या काम होता है? काम ऐसा होता है कि ये टीआरएनए का डायग्राम तुमने बनाया था नोटबुक में, देखो। हाँ, कूट के आगे ये वाला जो आर्म थी, क्या मैंने इसे प्रतिकूट यानी कि एंटी कोडॉन भी बोला था? प्रतिकूट सर, बिल्कुल सही बात है, इसे हम एंटी कोडॉन भी बोल सकते हैं और प्रतिकूट भी बोल सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मान लो ये कोई अमीनो एसिड है, इससे प्रोटीन बनाना है तो कोशिका कैसे बनाएगी? कोशिका ऐसे बनाएगी कि अगर यहां पे AUG है, हाँ, तो इस टीआरएनए के ऊपर, ध्यान से सुनना, इस टीआरएनए के ऊपर होना चाहिए UAC, क्योंकि AUG के सामने क्या जुड़ सकता है? बोलो। A के सामने बैठेगा U के सामने बैठेगा A, G के सामने बैठेगा C, यानी कि UAC। बिल्कुल सही है। तो दोस्त होता क्या है, बायोलॉजी ऐसा मानती है कि ये जो तुमने एक टीआरएनए का डायग्राम बनाया था, ये टीआरएनए यहां से आके यहां जुड़ जाता है AUG के सामने। देखो ये जुड़ गया, ये जुड़ गया टीआरएनए। बोलो बात सही है क्या? ये जुड़ गया, देखो टीआरएनए। ये हटा देता हूं, थोड़ा साइड में कर देता हूं, तुमको थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये देखो जुड़ गया। और ये बंद बना लेते हैं आपस में, देखो ये बन गए बंद। क्लियर है मेरी बात? यानी कि यहां पे जितने भी ये है कोडॉन यानी कि कूट, और जो कूट के अपोजिट जुड़ते हैं वो होते हैं एंटी कोडॉन यानी कि प्रतिकूट। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? क्योंकि अब दोस्तों हमें बनाना है प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने के लिए हम लोगों को कूट के अगेंस्ट प्रतिकूट लगाने पड़ते हैं। तो क्या मैं एक बात लिख सकता हूं क्या? ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से। टीआरएनए पर उपस्थित प्रतिकूट लूप पर क्या पाया जाता है? बताओ। नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं जो अपने पूरक के अनुसार mRNA पर जुड़ जाते हैं। समझ गए मेरी बात? मेरी बात यह है कि मान लो अगर mRNA पर AAA होगा तो टीआरएनए जो आएगा उस पर क्या होगा? UUU होगा। इतनी सी बात बता रहा हूं मैंने कुछ नहीं बताया तुम्हें। वाह सर, ये तो बहुत आसान है। यानी कि अगर mRNA पर अगर GGG होगा तो टीआरएनए पर क्या होगा? बता दो फटाफट से। यानी कि अगर किसी mRNA पर GGG होगा तो वही टीआरएनए उससे आके जुड़ेगा जिस पर, बहुत बढ़िया, CCC होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, इतना आसान कॉन्सेप्ट। और अभी तो धीरे धीरे आगे चलो, तुम खुद बोल दोगे सर बड़ा आसान है, हमें तो मुश्किल लग रही थी, हम तो मतलब अब समझे सर बड़ा आसान है। अब बेटा होता क्या है समझो। क्लास 11th में एक बहुत प्यारा टॉपिक तुमने पढ़ा होगा जिसका नाम है जैवाणु। अरे सर मामला खराब है, हालत खराब है। कोई बात नहीं बेटा, चाय की चुस्की के साथ आज चाय पीनी जरूरी है, तबियत नासाज है तुम्हें पता है, तो आज एक दो सिप तो चाय पीऊंगा चुस्की लगा के। अच्छा, कई लोग चुस्की लगा के पीते हैं, अब मुझे भी बेटा अच्छा लगता है चुस्की लगा के। एक बंदा मान लो ऐसे पी रहा चाय, मजा नहीं आता, मगर एक ऐसे पीता है, तुमने देखा होगा। मेरे एक भैया है बेटा, दिल्ली में रहते हैं, उनके साथ एक यही दिक्कत है। मैं कभी कभी बेटा ऐसे ऐसे करके जैसे कुछ भी खाना खाता हूं तो उनको पसंद नहीं है। वो कहते हैं खाना करता है आवाज आती है, यूं कहता है चाय पीता है सूड़ सूड़ की आवाज आती है। अरे तो मैंने कहा यार चुस्की लगा के पीने में जो चाय में मजा है ऐसे मजा है क्या? तो कह रहे नहीं नहीं, ये सूड़ सूड़ करके मेरे सामने मत पिया कर। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, तो मगर तुम लोग कैसे पीते हो बताना जरूर, मजा किसमें है? एक तो ऐसे पी रहा है आदमी, आवाज ही नहीं आ रही, और एक मान लो चाय बढ़िया बनी है, देखो ये मजा आ गया। अब जरा सुनो, अब बेटा इतना सारा काम जब हमने कंप्लीट किया तो आज मैं मेरी क्लास के अंदर, ध्यान से सुनना, आज मैं मेरी क्लास के अंदर
तुम्हें एक ऐसा चीज याद करवा दूं, अगर मेरी क्लास में अगर मैं अगले 10 मिनट में तुम्हें ये वाला डायग्राम अगर याद करवा दूं तो कह दोगे ना हर्षित सर मान गए आपने, आज हमें ये डायग्राम याद करवा दिया। ये पूरा डायग्राम, ये पूरी चीज अगर मैं तुम्हें आज याद करवा दूं, आज पूरा का पूरा, तो मान जाओगे? ये सारे नाइट्रोजन क्षारक ही तो हैं, साइटोसिन, यूरासिल और एडेनिन नाइट्रोजन क्षारक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करना। अब आज मैं क्या समझा रहा हूं, पहले तो तुमको कहानी सुनाता हूं मैं एक बहुत प्यारी सी। तुम लोगों ने जब क्लास 11th पढ़ी थी तब तुमने क्लास 11th में यह चीज पढ़ी होगी जैव अणु में कि कितने प्रकार के अमीनो एसिड एसेंशियल होते हैं। तो आप लोगों ने हमेशा यह पढ़ा है कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो अम्ल वो कैसे होते हैं? एसेंशियल, यानी कि आवश्यक होते हैं। बोलो बात सही है? 100%। और अगर तुम्हें याद हो तो तुमने उसके नाम भी सुने हैं। मैं बोल देता हूं, वैसे तो पता नहीं, कुछ तो ऐसे कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं सर, मगर बेटा देखो मुझे तो तुम्हें पता है, पुरानी चीजें मुझे याद करने में भाई साहब जूलॉजी ताबड़तोड़। उसमें पता क्या लिखा है? एलिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, थायोल्यूसिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, वैलिनिन, है ना? तुमने पढ़ा है ये एलिन वैलिन सब कुछ पढ़ा है क्या? हाँ सर ये तो पढ़े। ये अमीनो अम्ल होते हैं अमीनो अम्ल, फेरिन अमीनो अम्ल हैं ये। तो हम लोगों के पास 20 अमीनो अम्ल होते हैं जिसे हम आवश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं। बोलो बात सही है? और अगला पॉइंट, इन्हीं 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का क्रम बदलता रहेगा तो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनते रहेंगे। इन्हीं 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का क्रम बदलने पर, ध्यान से सुनना, सब समझा दूंगा, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। बोलो बात सही है? सर ये हमें समझ में नहीं आया, ये नहीं समझाओगे? बिल्कुल समझाऊंगा। मान लो अगर तुम्हारे पास यहां पे अमीनो अम्ल है, मान लो 1 अमीनो अम्ल, 2 अमीनो अम्ल, 3 अमीनो अम्ल, 4 अमीनो अम्ल, तो इसे हम बोलेंगे प्रोटीन नंबर 1। मगर मैं अमीनो अम्लों का क्रम चेंज कर देता हूं, 1 अमीनो अम्ल, 3 अमीनो अम्ल, 2 अमीनो अम्ल, 4 अमीनो अम्ल, तो ये हो सकता है प्रोटीन नंबर 2। और ये क्या है? ये है अमीनो एसिड। यानी कि अगर आप अमीनो एसिड का क्रम बदलते रहोगे तो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनते रहेंगे। ठीक है, मेरे सारे दोस्तों को पता लग गया कितना अमीनो अम्ल आवश्यक है? सर 20। बहुत बढ़िया। मैं इस चैप्टर में आज वाले टॉपिक में आपको क्या पढ़ा रहा हूं? प्रोटीन बनाना। बहुत बढ़िया। प्रोटीन बनाऊंगा तो कितने अमीनो एसिड से बनाऊंगा? 20 से। ठीक है। प्रोटीन बनाऊंगा तो नाइट्रोजन क्षारक भी चाहिए होंगे। अरे नहीं, ये वाले नाइट्रोजन क्षारक नालायको, ये नाइट्रोजन क्षारक, ये रे, बिना नाइट्रोजन क्षारक के अमीनो एसिड आएगा ही नहीं। सर बिल्कुल सही बात है, यानी कि नाइट्रोजन क्षारक भी चाहिए। सर हाँ, दिमाग मत लगाना, बिना दिमाग के सुन लेना, दिमाग लगाओगे अटक जाओगे, कहोगे ये क्या हो गया। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब आपके पास कितने नाइट्रोजन क्षारक हैं। तो आप बोलोगे हर्षित सर नाइट्रोजन क्षारक हमारे पास कितने हैं? हमारे पास नाइट्रोजन क्षारक है 4, और आप सभी लोगों को पता है कौन कौन से, वो है एडिनिन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन। सही बात है? हाँ सर। आपको 4 नाइट्रोजन क्षारक से हाँ कितने अमीनो अम्ल बनाने हैं? अरे ये तो बहुत बढ़िया बात बोल दी सर, ये हमको बनाने 20, क्योंकि मैंने बोला आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं? 20 है। और कितने नाइट्रोजन क्षारक है? 4। तो क्या 4 से 20 बन सकते हैं? 4 प्लेट खाने की हो, खाने वाले 20 हो? नहीं सर, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जॉर्ज गैमोव नामक भाई साहब ने क्या किया? पहली कंडीशन तो ये थी। दूसरी कंडीशन जॉर्ज गैमोव भाई साहब ने क्या की? उन्होंने नाइट्रोजन क्षारक को बेटा डबल कर दिया, उन्होंने कर दिया 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 कितने होते हैं? 16 नाइट्रोजन क्षारक। हाँ, मगर अभी भी आपको अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट कितनी है? 20। यानी कि दूसरा वाला तरीका भी गलत हो गया, ये भी तरीका गलत है, पहले वाला भी, फर्स्ट वाला भी गलत हो गया और सेकंड वाला भी गलत हो गया।
तो इन्होंने तीसरा तरीका निकाला। तीसरे तरीके का मतलब कंडीशन नंबर थर्ड, ये रही बेटा सी, और सी कंडीशन में इन्होंने सारे कूट को ट्रिपल कर दिया। 4 × 4 × 4 बराबर कितने होते हैं? 64। 4 चौक 16, 16 चौक 64। इतनी तो बेटा मैथ आती है ना, बहुत बढ़िया, फिर तो सही है। और मगर कितने अमीनो एसिड बना रहे हैं? 20। यानी कि ये तीसरा तरीका सही मिला इनको। आप कहोगे अर्षित सर मगर ये तो गड़बड़ हो गई ना। बेटा देखो, एक बात आप लोगों ने सुनी होगी, लड़कों, शादी में खाना चाहे कितना ज्यादा बन जाए बेटा, खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। खाना कम पड़ गया तो बेटा गड़बड़ है, खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। तुमने देखा होगा, तुमने बेटा, क्योंकि कई तो देखो, कई तो रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं ना, तुमने सह परिवार लिखा भी नहीं, फिर भी बेटा अटरम शटरम सबको बुला के लेके जाते हैं। तुमने देखा नहीं है? तुमने, मेरे ख्याल से ये वाली चीज तुमने देखी भी होगी। भाई साहब अलग अलग तरीके के लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं यहाँ पे। बुलाया तुमने केवल एक तुम्हारे दोस्त को, वो अपने दोस्त को लिया है, वो अपने दोस्त को लिया है, वो अपने दोस्त को लिया है, वो उसका दोस्त, पूरी फैमिली लिया है। अब तुमने तो बेटा अपने दोस्त के हिसाब से पापा से बोला, पापा मेरे केवल 5 दोस्त आएंगे। पापा ने 5 दोस्तों के हिसाब से 6-7 प्लेट रख ली कि भैया 6-7 प्लेट पे काम हो जाएगा। मगर तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास 5 दोस्त की जगह वो अपने साथ 50 बंदे लिया है बेटा उठा के, क्योंकि दोस्त तो तुमको पता है कैसे होते हैं, निर्लज होते हैं बेटा दोस्त कुछ तो। और जब ऐसा काम कर देंगे तो सीधी सी बात है, जिसके कार्ड पे सह परिवार लिखा होगा वो तो भूखे ही जाएंगे। और बहुत गंदी बात है ये। एक बार हुआ भी बेटा ऐसा, मैंने एक बार क्या किया, मेरे दोस्त की शादी में जाना था मेरे पास, तो मेरे पास व्हीकल नहीं था। तो मैंने सोचा व्हीकल का अरेंजमेंट करूं। मैंने मेरे दोस्त को बोल दिया, मैंने कहा यार शादी में जाना है, थोड़ा दूर है, तू चलेगा क्या? मेरे दोस्त ने कहा अरे मजा आएगा। भाई साहब तैयार वैयार होके, बालों में जेल सेल वेल सेट करके, ये कंगी वंगी मार मुर के, परफ्यूम वर्फ्यूम मार मुर के, कह रहा चलो चलो मैं जाऊंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बेटा जाते जाते वो अपनी गाड़ी में 2 बंदे और बैठा के ले आया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत आ रही, मेरे जेब से थोड़ी जा रहा है। मैं बेटा बैठा के ले गया, यहीं लगा दूंगा कॉन्सेप्ट, मैं बैठा के ले गया बेटा। मतलब बैठा के तो वो ले गया मुझे गाड़ी में, तो मुझे क्या दिक्कत आ रही थी, किसी की शादी। उसी टाइम मेरे को याद आई, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही है सारे जो मेरे साथ गए थे। सारे वहां पहुंचने के बाद क्या कहते हैं, ओ खाना लपेट रहे भाई साहब अलग अलग प्लेट में, फिर एक प्लेट, फिर एक प्लेट, फिर एक प्लेट। तो जिसकी शादी में मैं गया था उससे मैं मिलने गया। मैंने कहा भाई आ गया मैं। कह रहे 1 मिनट यहाँ। मैंने कहा हाँ बोल। पापा बुला रहे थे को। मैंने क्या हो गया? अरे मेरे पापा बुला रहे थे को। मैं बात क्या हो गई, बात तो बता। ये तेरे साथ आया क्या 2-3? हाँ मैंने कहा 3-4 मेरे साथ ही है। कह रहा है 800 रुपए की प्लेट है। मैंने प्लेट महंगी हो गई। अबे कह रहा है जो तू प्लेट उठा रहा है नालायक, उसकी कीमत 800 रुपए है। आजकल ऐसे ही होता है बड़े बड़े मैरिज होम में, प्लेट का हिसाब हो जाता है। मैंने कहा 800 रुपए की प्लेट है ये? कह रहा है हाँ 800 रुपए की एक प्लेट है। और तुम नालायक हो, तुम चाउमीन अलग प्लेट में खा रहे हो, फिर पटक रहे हो, फिर ले रहे हो प्लेट, पापा ने बुलाया तक। मैंने कहा अच्छा मिल लिया। तो मैं अंकल के पास गया, मैंने कहा अंकल नमस्ते। कह रहा है और? मैं बढ़िया। अकेला ही आया है? मैंने कहा नहीं अंकल 4 दोस्त और आए हैं। अच्छा तो कब कब तक हो? मैंने कहा अंकल वैसे तो कोई नहीं है। नहीं तो बस निकलो। मैंने कहा ठीक है अंकल ठीक है, खाना खा के निकल रहे थे। कह रहे खा लिया तुमने खाना? अंकल वहीं देख रहे थे बेटा। तो सीधी सी बात है, शादी में खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, चाहे शादी में खाना ज्यादा पड़ जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी केवल आपसे एक कह रही है कि अगर आपके पास 64 कूट होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 16 में तो देखो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 4 बंदे फिर खाली जाएंगे, क्योंकि आपको तो 20 अमीनो एसिड चाहिए। ठीक है 64 कूट कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब टेंशन फ्री रहो आराम से, कोई लोड ही नहीं है, टेंशन फ्री भाई साहब। कम नहीं पड़ना चाहिए खाने में, शादी में खाना। बहुत बढ़िया सर, ये आपकी बात आज हमें समझ में आई। लड़के तो बहुत मैच करते होंगे, क्योंकि मेरी क्लास में ऐसे कुछ लड़के होंगे जिन्होंने भाई साहब अलग से ही कोट पैंट सिलवा रखे हैं। मेरे पापा बताते हैं, मेरे पापा के ऑफिस में एक अंकल है, वो अंकल बेटा बहुत ताबड़तोड़ है। मतलब उन अंकल जितना तो माइंड मैंने देखा ही नहीं। उन अंकल ने अपने पूरे के पूरे परिवार, यानी कि अंकल आंटी और उनके 2 बच्चे, उनके अलग से ड्रेस सिलवा रखी है। और बेटा कभी भी शादी का मौसम आता है तो वो घर पे खाना नहीं बनवाते। शादी का मौसम आता है तो वो क्या करते हैं, वो किसी भी सर्कल पे जाके खड़े हो जाते हैं। बारात जा रही होती है, बारात में घुस जाते हैं, केवल डांस ही तो करना है, क्या दिक्कत आ रही है? और तुमने अगर 5 मिनट का डांस कर लिया तो बाराती भी ये चीज कहते हैं कि अरे मजा आ गया। और गलती से तुमने 10 रुपए का नोट भी ऐसे कैमरे के सामने उड़ा दिया, अगर उड़ा दिया तो बेटा इसका सीधा सा मतलब है बारातियों का स्वागत तो उससे ही होगा, टेंशन ही फ्री। वो खाना ही नहीं बनवाते बेटा अपने घर में, खाना ही नहीं बनवाते हो। मतलब पूरे के पूरे सीजन में चारों के चारों हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे तैयार होके सूट बूट लगा के सर्कल पे खड़े हो जाते हैं किसी भी चौराहे पर। किसी की तो शादी हो रही होगी और सर्कल पे नहीं मिली बारात तो कोई बात नहीं, मैरिज होम में घुस जाओ, कौन चेक कर रहा है। सूट बूट टाई वाई होनी चाहिए, बढ़िया तरीका बहुत अच्छा, मगर इसे पिटने की पूर्ण संभावनाएं हैं। फैमिली के साथ जाओगे तो हो सकता है नहीं भी पटो, मगर अगर तुम अकेले निकल लिए कभी तुम्हारे लपड़गंजू दोस्तों के साथ, क्योंकि बेटा तुम समझो ना, आदमी कैसे भी गरीब हो वो मैटर नहीं करता बेटा, मगर शक्ल तो अमीरों जैसी दिखनी चाहिए।
अब तुम तुम्हारे दोस्त को ले गए, अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए, मगर उसकी हरकतें ही बेकार है, वो निर्लज्ज इंसान है, तो कैसे ही काम करोगे? इसका सीधा सा मतलब है कि आप हमेशा कूट को कैसा लोगे? त्रिकूट लोगे। त्रिक का मतलब ट्रिपलेट कूट, त्रिकूट यानी कि ट्रिपलेट। कोडॉन, कोडॉन एक से भी काम नहीं चलेगा, कोडॉन में दो से भी काम नहीं चलेगा, कोडॉन में हमेशा तीन से काम चलेगा, क्योंकि खाना ज्यादा हो जाए, कम नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब यहां तीन कूट लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं पहला कूट, यहां लिख रहा हूं दूसरा कूट, और यहां लिख रहा हूं तीसरा कूट। तृतीय, तीसरा, कुछ भी लिख दो, बोलो बात सही है। पहला कूट लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं मैं, क्या है? यू सी ए जी, यही सीक्वेंस याद रखना। दूसरा कोड भी क्या है? यू सी ए और जी, और तीसरा कोड भी क्या है? यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए और जी। बोलो बात सही है? लिख दोगे? कोई दिक्कत है? क्रम यही याद करना, यू सी ए जी। तीन कूट लिख गए। टोटल कितने बनाने हैं आपको? 64। 64 बनते हैं नहीं बनते? देखते हैं, आओ देखते हैं कैसे बनेंगे। देखो, पहला बना रहा हूं, यू 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 मल्टीप्लाई करना है, इस यू को इस यू से, इस यू को पहले यू से, तो क्या बन गया? यू यू यू, यू यू सी, यू यू सी, यू यू ए, यू यू ए, यू यू जी, यू यू जी। बना लोगे? कहीं कोई दिक्कत? मैं कह रहा हूं बनाने का बढ़िया तरीका बताता हूं मैं जिसमें गलती की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। क्या है? देखो, बनाने का बढ़िया तरीका क्या है? अरे क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है। बनाने का बढ़िया तरीका क्या है बताता हूं। बनाने का बेटा बढ़िया तरीका केवल एक है। बनाने का बढ़िया तरीका क्या है वो देखो, तो मैं यहीं पे अभी समझा देता हूं कि बढ़िया तरीका जो बनाने का होगा वो क्या होगा। देखो जरा, बहुत प्यारा तरीका बताता हूं। देखो, करना क्या है आपको, करना क्या है, मान लो यहां पे कुछ लिखना है, तो देखो ये और ये यहां पे टकरा रहे हैं, तो पहले ए लिखोगे फिर सी लिखोगे, तो यहां पे ए सी ए सी ए सी 4 बार लिख दो, तुम कर लोगे। जैसे मान लो मैं यहां की बात करता हूं, यहां तो यहां पे पहला तो क्या आएगा? जी, और जी किससे टकरा रहा है? ए से, तो यहां पे जी ए लिख दोगे 4 बार। यहां पे मान लो यहां पे क्या लिखना है? यहां पे सी और जी लिख दोगे। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, तो मैं सारे के सारे भर देता हूं एक बार, तुम फिर अपने आप करते रहना। सी यू सी यू सी यू सी यू, यहां पे जी यू जी यू जी यू जी यू, यहां पे ए ए ए ए ए ए ए ए, कर लोगे ना? आ जाओ आ जाओ। यहां पे सी 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 सी, यहां पे जी सी जी सी जी सी जी सी, यहां पे ए जी ए जी ए जी ए जी, जैसे घर वाले नहीं सुनते, ए जी सुनती हो क्या, ए जी सालू की मम्मी जल्दी आओ जरा, वही ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, ठीक है। यहां पर ए यू ए यू ए यू ए यू, यहां पर यू ए यू ए यू ए यू ए, यहां पर जी 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 और जी जी। आगे चलते हैं, यहां पर यू सी यू सी यू सी यू सी, यहां पर सी ए सी ए सी ए और सी ए, और यहां पर जो लास्ट बच रहा है वो क्या डाल दूंगा, किसी से भी डाल दो, वो बन जाएगा सी जी सी जी सी जी और सी जी। बोलो बात सही है? लास्ट में आपको एक ही चीज लिखनी है, यू सी ए जी। अरे सर बहुत बढ़िया, तो बार बार नहीं लिखूंगा बेटा मैं, इतनी बार वैसे लिखना ही पड़ेगा मेरे को। यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी
यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। अब जो लड़का नहीं पढ़ेगा क्लास में वो हमेशा ये कहेगा ये समझ में नहीं आया कैसे बना दिया। अगला यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए और जी। सही। आ जाओ अगला यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एक के अंदर तो चार है, चार एकम चार, चार दुनिया आठ, चार तिया 12, चार चौक 16, यानी कि यहां पे 16 है। इसमें कितने हैं? 16। इसमें कितने हैं? 16। इनमें कितने हैं? 16। इनमें कितने हैं? 16। और 16 चौक कितने होते हैं? 64 होते हैं। बोलो बन गया क्या? सब लोगों को 64 कोडॉन क्लियर है? सामने सामने 64 कोडॉन बता दिए मैंने बोला था ये मैं तुम्हें क्लास में ही ये वाली टेबल याद करवा दूंगा। हम मेरी बेटी मैंने तुझे कहा था कि ये टेबल तुझे तेरी क्लास में याद करवा दूंगा। ले पहला दूसरा तीसरा कूट हो गया, 64 कूट हो गए। ठीक है सर, मजा आ गया सर। आगे चलते। मजे ही तो दिलाने मुझे तुझे मजे ही तो दिलाने। क्या 64 कूट सभी लोगों को याद हो गए? 100% एक बार बता दो। आवाज क्लियर है? 64 कूट याद हो गए सभी लोगों को? 64 कूट कैसे बनेंगे? क्या सभी लोग बना सकते हैं? बना लोगे ना 64 कूट तो? 100% ये वाली टेबल सभी लोगों को चमक जानी चाहिए दिमाग में। ठीक है भाई, 64 कूट वाला काम हो गया सर, बहुत बढ़िया। अब सुनो बेटा, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मैं आपको आनुवांशिक कूट के बारे में बताऊं कि आनुवांशिक कूट कैसा होता है, तो अब आप लगभग सारी की सारी बात समझ गए होंगे। तो एनसीईआरटी बोलती है कि इतना अगर आपने पॉइंट क्लियर कर लिया तो आनुवांशिक जो कूट है के लक्षण बताओ। ठीक है, पहला क्या आनुवांशिक कूट द्विक होते हैं? क्या आनुवांशिक कूट द्विक होते हैं? 2 से बने हैं या 3 से बने हैं? सर 3 से बने हैं। तो पहला पॉइंट तो यही होगा कि आनुवांशिक कूट त्रिकूट होते हैं, 3 कोडॉन से बने होते हैं। आनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल AUG। बोलो बात सही है? पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे चलो, आ जाओ। आनुवांशिक कूट जो होते हैं वो बी पॉइंट है, कॉमा रहित होते हैं। मैंने क्या बीच में कोई कॉमा लगाया? नहीं सर। तो आनुवांशिक कूट क्या कॉमा रहित होंगे? बीच में कोई कॉमा लगाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो सेकंड पॉइंट होगा कि कोमा रहित है, कोमा रहित कूट है। मैं कभी भी ऐसा नहीं लिखूंगा ए कॉमा यू कॉमा जी, गलत है ये। मैं लिखूंगा तो लिखूंगा AUG, सही है ये। डन है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर है, इस पॉइंट को भी पक्का? सामने कूट देख लेना, वहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे बस, और कहीं से भी नहीं बनेंगे। ठीक है। तीसरी चीज, एक ऐसा कूट जो प्रारंभन कूट होगा। प्रारंभन कूट का मतलब अभिक्रिया कहीं से चालू भी तो होगी, कहीं स्टार्ट पॉइंट भी तो होगा। तो एक इनमें से ऐसा कूट जिसे आप बोलोगे ये प्रारंभन कूट है, यानी कि जिससे नया अभिक्रिया शुरुआत होगी, उसे हम बोलेंगे AUG। तो ये जो AUG है, ये इसके सामने ब्लॉक बना के लिख देना स्टार्ट। डन है। यानी कि अभिक्रिया की शुरुआत यहीं से ही होगी। तो प्रारंभन कूट AUG होता है। इसी से अनुवादन की शुरुआत होती है। मतलब समझे?
मतलब यह है कि अगर तुम्हारे पास कोई आरएनए है और उस आरएनए में यहां पे लिखा हुआ है AUG, तो आप याद रखना इसी AUG से सबसे पहले स्टार्ट होगी अभिक्रिया, प्रारंभन कूट होता है AUG, सही है। मगर अगर कहीं से अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो कहीं पर अभिक्रिया खत्म भी होगी, उसे हम बोलते हैं समापन कूट। यहां पर समापन कूट होंगे। समापन कूट का मतलब ऐसे कूट जहां पे अभिक्रिया खत्म होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं UA, ये समापन कूट होता है। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं, सेकंड के बाद C के बाद D पॉइंट है, समापन कूट। क्या होता है समापन कूट? कूट जहां अनुवादन अभिक्रिया समाप्त होती है। डन है। और बेटा ये जो अनुवादन अभिक्रिया समाप्त होगी, यहां पे 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक होता है UA, एक होता है UAG और एक होता है UGA। मैंने तो एक ही लिखा है, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। NCERT इनके नाम नहीं लिख रही, मगर अभी का नीट का एग्जाम अगर अपन देखते हैं तो अपन को NCERT पढ़नी भी पड़ती है। तो प्रारंभ यहां से होगा, खत्म वहां पर होगा, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर इनके नाम भी बड़े शानदार हैं। इसका नाम है ऑक्रे, इसका नाम है अंबर, और इसका नाम है ओपेल। ये तीनों नाम बोलते हैं इनको, एक्स्ट्रा है, याद करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो एक बार पढ़ लेना। ऑक्रे बोलते हैं UA, समापन कूट है। तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, या तो UAA होगा या UAG या UAG होगा या UGA होगा। तीनों में से कोई भी हो सकता है, वो समापन कूट है। और इस अभिक्रिया में प्रारंभन और समापन के बीच में, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये जो जगह दिख रही है, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या बनेगा? प्रोटीन निर्माण होगा। बोलो, क्या मेरा पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है? क्या प्रारंभ कहां होगा आपको पता है, समाप्त कहां होगा आपको पता है। मैं एक बार इस टॉपिक को अभी तक जितना पढ़ा है उसको एक बार हल्का सा रिवाइज करवा देता हूं, बड़ा शानदार है ये। मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने DNA से RNA बना लिया था, अब हमको RNA से प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो हमने DNA से जो RNA बनाया वो था mRNA, ठीक बात है। उस mRNA से ही अब हमें प्रोटीन बनना है, बिल्कुल सही बात है। मगर आप इस पृथ्वी पर लगभग कोई भी प्रोटीन बनाओगे, आपको 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो आवश्यक होते हैं वो ही चाहिए, ठीक है। तो जॉर्ज गेमोव नामक एक साइंटिस्ट ने आनुवंशिक कूट के बारे में बताया। उन्होंने कहा इस पृथ्वी पर गधे हैं, जो मेरी क्लास में होंगे कुछ 1-1.5% थे ना, घोड़े हैं, और जो इंसान है मेरी क्लास में, वो सारे के सारे ऐसे ही आनुवंशिक कूट से प्रोटीन बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब NCERT बोलती है कि हम लोगों ने mRNA बना लिया अभी, हाँ, उस mRNA से tRNA आके चिपकता है, ठीक है। हम लोगों ने tRNA का डायग्राम भी बनाया था, बिल्कुल, और tRNA में नीचे एंटीकोडॉन भी बताया था। जैसा mRNA के ऊपर कूट होगा, उसके अपोजिट ही tRNA के ऊपर कूट होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर जॉर्ज गेमोव नामक वैज्ञानिक ने इसी के बारे में बताया कि अमीनो अम्ल का क्रम अगर अलग अलग होगा तो प्रोटीन भी अलग अलग आपके बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कह रहे हैं हमें एग्जैक्टली कितने अमीनो अम्ल बनाने हैं। हमें हमारे पास अमीनो अम्ल है 20, मगर हमारे पास नाइट्रोजन क्षारक कितने हैं? केवल 4। तो 4 से 20 तो बन नहीं सकते। अब और कुछ ले भी नहीं सकते, EFGH HIJ के एल्यूमिनियम P ये भी नहीं ले सकते, हमको तो यही 4 चाहिए, हम नाइट्रोजन क्षारक। तो हमने इन्हीं 4 को डबल कर लिया, मगर अभी भी कितने अमीनो अम्ल चाहिए? अभी भी कम है। तो हमने क्या किया, इसको ट्रिपल कर लिया, यानी कि आनुवंशिक कूट ट्रिपलेट होते हैं, 1 2 3, 3 कूट से आनुवंशिक कूट बनेगा, ठीक है। कई लोगों के दिमाग में आएगा हमने 16 पे 4 क्यों नहीं जोड़ दिए, कौन से 4 जोड़ते? तो बायोलॉजी यूं कहती है चलना है तो ब्रॉड लेवल पे चलना है, और ये मानी हुई चीज है। हमने इन कोड को ट्रिपल कर लिया तो हमको पता लग गया कि 20 अमीनो एसिड के लिए 64 कोडॉन बनाए जा सकते हैं।
हमने ये 64 कोडॉन बना लिए। हमने पहला कूट यहां लिख लिया जो 4 थे, दूसरा यहां लिख लिया 4 है, तीसरे यहां लिख लिए 4 4। सही है। हमने इस u को u से गुणा करा तो u u u u u a u u c u u a u u g। सही है। अब मान लो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे g के साथ क्या बनेगा, c, g c लिख दिया और आगे लिख दिया u c a g, क्योंकि u c a g का क्रम तो सब में सेम है। टोटल मिला के अगर ध्यान दोगे तो कितने कूट ऐसे हो गए जो बन गए, 64। 64 में से प्रारंभन कूट क्या है, AUG। दिख रहा है आपको प्रारंभन कूट AUG? हाँ। अब ध्यान से सुनना, समापन कूट कौन कौन से हैं सर, UAA, UAG और UGA। एक तो है UAA, हाँ, एक है UAG, हाँ, और एक है UGA। दिख रहा है क्या कहीं UGA? UAA, UAG, हाँ, UA और UGA कहाँ गया, UGA, UG, अच्छा यहाँ पे C नहीं आएगा ना, CG नहीं आएगा। अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, यू सही तो किया ना, यू सी यू ए यू जी, अब सही हो गया। सी सी ए और सी जी, ठीक है। ए सी ए और ए जी, ठीक है। जी सी जी ए और जी जी, ठीक है। यू ए जी और यू जी ए, और इन तीनों को ही क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन। डन है दूसरा पॉइंट भी। तो मैंने आपको यहां पे यही पॉइंट लिखे कि आनुवांशिक कूट त्रिक होता है, बिल्कुल सही बात है, 3 से मिलकर बनेगा। आनुवांशिक कूट में कॉमा नहीं होता। आनुवांशिक कूट जो होता है वो प्रारंभन कूट AUG होता है। अच्छा एक बात और बताता हूं, अब ये वाली बात देखो समझने वाली है, अगर समझोगे तो मैं सब कुछ समझा सकता हूं। प्रारंभन कूट AUG का मतलब क्या है वो समझ लेना। समझा दूं अगर समझना चाहते हो तो देखो वैसे तो समझा सकता हूं मैं, अगर समझने के लिए तैयार हो तो। प्रारंभन कूट AUG का मतलब क्या होगा, मतलब कौन सा अमीनो एसिड आता है, कैसे पता लगेगा, बताता हूं। मैंने क्या बोला, AUG प्रारंभन कूट है, बिल्कुल आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। समापन कूट मैंने समझा नहीं रहा था तो छोड़ो, ये प्रारंभन कूट AUG है, ठीक है। AUG आपकी एनसीईआरटी बोलती है मिथियोनिन का अमीनो एसिड बनाता है। कौन सा, मिथियोनिन, यानी कि AUG से जो भी टीआरएनए जुड़ेगा उसके ऊपर कौन सी चीज पाई जाएगी, यूएसी, और जिस टीआरएनए पर यूएसी जुड़ेगा उस पे जो अमीनो एसिड जुड़ा होगा वो अमीनो एसिड मिथियोनिन होगा। बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, कृपया करके अपने सारे फालतू काम छोड़ देना, मेरी बात सुन लेना, वहीं से ही आंसर आएगा। दोबारा बोल रहा हूं मैं पॉइंट को, मैं कह रहा हूं अगर आप अपनी एनसीईआरटी का ये वाला चीज देखोगे तो यहां पे ये सारी की सारी चीज के बाद PHE लिखा हुआ है, यानी कि फेरिन। LU लिखा है यानी कि ल्यूसिन, अमीनो अम्ल के नाम लिखे हैं, ल्यूसिन, थ्रोम्लिसिन, प्रोलीन, सेरिन, टायरोसिन, ये स्टॉप हो गए 3, वेलिन, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, सेरिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ये सब लिखे हैं, यानी कि अमीनो एसिड लिख रखे हैं सब ने। अगर आप ध्यान से देखोगे तो AUG के आगे आपको MET लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी कि मिथियोनिन। देख लेते हैं, दिख रहा है? AUG के आगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिख रखा है, MET, यानी कि मिथियोनिन। इसका सीधा सा मतलब आपके सामने यह हो गया कि जहां पर भी AUG लिखा होगा mRNA के ऊपर तो वो कौन से tRNA को बुलाएगा, वो AUG अगर mRNA पर लिखा होगा तो वो एक ऐसे tRNA से जुड़ेगा जिसपे UAC होगा, और जिस tRNA पर UAC होगा उस पे कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा होगा, मिथियोनिन जुड़ा होगा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? बहुत आसान शब्दों में बताया। जैसे ये डायग्राम ही देखो, तो इस डायग्राम से ही चलते हैं जरा, इस डायग्राम को थोड़ा सा साइड में बाजू आजू बाजू में तेरे अगल बगल हूं कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर तुम्हारे पास एक ये mRNA है, ये रहा, ये तुम्हारे क्वेश्चन है खुद के, करने जरा। इस mRNA में यहां पे मान लो एक कूट है जिसका नाम है यहां बीच में है मान लो UAC, तो तुमसे पूछता है भारत कि इसके ऊपर जो tRNA आएगा, ये ऐसे बना रहा हूं मैं, इस tRNA पर कौन सा कूट मतलब कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा होगा उसका नाम तुमको बताना है, और इस पे क्रम क्या होगा, बस, और कुछ भी नहीं है। ये जो ये क्रम दे रखे हैं ना, ये सारे mRNA के ये क्रम है।
अब मैं आपसे मान लो यहां पे ये पूछता हूं, मैं पूछ लेता हूं आपसे जैसे कि यूएसी के अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे अर्षित सर यूएसी क्या, यू क्या अपोजिट होगा ए क्या अपोजिट होगा यू, और सी क्या अपोजिट होगा जी। तो यूएसी में कौन सा लिखा हुआ है, देखो यूएसी ये रहा, यानी कि टायरोसिन, ये होगा TYR, अमीनो एसिड जुड़ा होगा। तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है, यहां देखो, अगर यहां पर कहीं पर मान लो, ये मैंने बहुत सारे अभी आपको एमआरएनए बना दिए, ये एमआरएनए, ये एमआरएनए और ये एमआरएनए, दिमाग लगाना बेटा, फालतू की बात नहीं है ना, दिमाग लगाना। ये इसके ऊपर यहां पे मान लो एक लिख रहा हूं मैं AGU, यहां पे लिख रहा हूं मैं GGU, और यहां पे लिख रहा हूं मैं GCU, और मैं बोलता हूं इसके ऊपर ये tRNA है, तो इस tRNA पर कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा होगा, फटाफट से बता देना। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये सारे क्रम एमआरएनए के हैं लिख देता हूं, यह सभी त्रिकूट, कई tRNA के समझ लो, एमआरएनए के हैं, तो इस AGU के अगेंस्ट क्या बनेगा लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, अब जैसा तुमको समझ में आए, ठीक है। ये तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन है जो तुमको करके लाने हैं, ठीक है सर, मजा आ गया। तो मैंने क्या बोला, आनुवंशिक कूट का प्रारंभन, और AUG क्या बनाता है, जैसे AUG जो होता है ये मिथियोनिन को कोड करता है, मिथियोनिन अमीनो अम्ल, MET। बोलो क्या डन है, मजेदार चीज, पक्का, आगे चलें। अब अगली चीज, आनुवांशिक कूट जो होते हैं बेटा वो सावर्तिक होते हैं। सावर्तिक का मतलब है तुम कुत्ते के अंदर भी अगर AUG देखोगे ना तो वो मिथियोनिन नहीं बनाता है। अरे सर कुत्ते का एग्जांपल, हाँ बेटा दे देना पड़ता है, ई पॉइंट सावर्तिक कूट यूनिवर्सल कोडन होते हैं, आनुवांशिक कूट लगभग सभी जीवों के लिए एक जैसे अमीनो एसिड बनाते हैं, एक जैसे अमीनो एसिड को कोड करते हैं, अमीनो एसिड को कोड करते हैं। बोलो बात सही है, 100%। अगला पॉइंट, F पॉइंट, अनुवांशिक कूट जो होते हैं वो एक दूसरे पर अतिव्यापित नहीं होते हैं, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, समझा देता हूं। कूट एक दूसरे पर अतिव्यापित नहीं होते। सर आपके कहने का मतलब क्या है, बता देता हूं। अगर आपने कोई ऐसे कूट लिख रखे हैं, मान लो AAAGCAGAA ये लिख रखे हैं, तो आप इनको अलग अलग ही पढ़ोगे। आप कभी भी ऐसा नहीं पढ़ोगे कि आपने सबसे पहले तो पढ़ लिया AAA, फिर पढ़ लिया AGC, फिर पढ़ लिया GCG, नहीं, एक बार जिस कूट को तुमने पढ़ लिया वो कूट बिल्कुल सही है। एक किसी भी कूट को तुमको ओवरलैपिंग नहीं करनी है, एक दूसरे पे अतिव्यापित नहीं करनी है। जो पहले कूट पढ़ लिए वो अलग हो गए, फिर आगे के कूट पढ़ोगे। ऐसा नहीं करोगे कि ये पढ़ लिया फिर इसका A लिख लिया, AGC लिख लिया, नहीं, एक दूसरे पर अतिव्यापित नहीं होते, ऊपर नहीं चढ़ते एक दूसरे के, ऐसे रहते साथ साथ। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है, मजा आया, पक्का, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, 100%। चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओवरलैप नहीं करेंगे एक दूसरे को। चलो सर अगला, असंगठित या विशिष्ट, लाइन बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। ये जी और अगला वाला जो पॉइंट है वो बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। क्या है, प्रत्येक कूट
निश्चित प्रकार के स्पेसिफिक प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करता है। समझ में आई बात क्या बोला है मैंने? नहीं आई? सुनो, अगर तुम अपना ये डायग्राम देखोगे तो तुमको ये चीज पता लगेगी ACU मतलब THRE बनाएगा। तुम कहीं ऐसा नहीं देखोगे कि ACU कुछ और बना रहा है। AUG हमेशा मिथियोनिन ही बनाएगा। AUG मिथियोनिन के अलावा और कुछ नहीं बना सकता। ठीक है, ये लिख भी देता हूं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल, कूट AUG हमेशा मिथियोनिन को कोड करेगा, यानी कि मिथियोनिन को ही लेके आएगा, किसी और को नहीं। बोलो भाई, क्या पॉइंट क्लियर है? पक्का? अगला पॉइंट, H पॉइंट, अपरिहासित। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये भी, सुन लेना, यहां से समझ में आएगा डायग्राम से ही, वैसे तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। अपरिहासित का मतलब क्या होता है? एक ही अमीनो अम्ल, ये पता ना अमीनो अम्ल नाम लिख रखे हैं, एक ही अमीनो अम्ल कई सारे कूट बना सकते हैं। देखो ऐसा है क्या, देखो एक ही अमीनो अम्ल, जैसे ये देखो PHE को ये दोनों बना सकते हैं, ल्यूसिन को ये सारे बना सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक ही अमीनो अम्ल को कई सारे कूट बना सकते हैं, कोड कर सकते हैं। अरे सर ये तो आसान है, लिख देता हूं। एक ही अमीनो अम्ल को अनेक कूट कोड करते हैं। बोलो बात सही है? जैसे एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे ये सारे के सारे ल्यूसिन को कोड कर रहे हैं। बोलो बात सही है? सारे के सारे किसको कोड कर रहे हैं? ल्यूसिन को। डन है? पक्का? ठीक है, आ जाओ। ये यहां तक की बात थी लगभग सारी की सारी। बताओ कैसा समझ में आ गया क्या? वैसे मैंने आपको 2 से 3 बार इसको रिवाइड भी करवा दिया और रिपीट भी कर दिया, तो समझ में आ गया होगा। चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, एक बार बता दो, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, हर्षित सर ये सारे अमीनो एसिड याद करने नहीं, जो मैं लिखूंगा बस आपको वही याद करना है, आलतू फालतू के कुछ भी याद नहीं करने, तुमसे होंगे भी नहीं है तो मत करना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तुमको बस याद रखना है कि स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, तुमको याद रखना है स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, बस दैट्स इट। और तुमको कुछ नहीं याद करना, बस ये सारे के सारा यही है, ये नहीं याद करने, सारे होंगे भी नहीं है। तो जो मैं बताऊंगा बस तुम्हें वही याद करने हैं, बाकी सारे याद नहीं करने हैं। डन है? दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दोबारा भी समझा दूंगा मैं, मुझे कहीं दिक्कत नहीं है, मगर समझ में आना चाहिए। सर जब आरएनए प्राइमर जब टूट जाता है तो वो बनता क्यों है? बेटा वो बनता इसलिए है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर को ही पहचानेगा। तेरे नोटबुक में लिख रखा है मैंने ये, ठीक है मेरे दोस्त। सर ट्रांसक्रिप्शन का भी वीडियो बना दीजिए। बेटा ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो दिखाया था जब तुझे डीएनए से एमआरएनए बनता हुआ दिखाया था, 2 बार दिखाया था वो तो मैंने, ठीक है। सर सिर्फ स्टाल का प्रयोग समझ नहीं आया, स्टाल का मेसेल्सन और स्टाल का क्या दिक्कत आ गई? चल एक बार अगले में मैं रिवाइज करवा दूंगा, वो एक बार फिर बता देता हूं भाई। कोडॉन या कूट क्या होता है? जो एमआरएनए पर पाए जाते हैं वो कूट होते हैं। दोबारा समझा देता हूं। आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता ही क्यों है? जब हटना होता है, क्योंकि बेटा एंजाइम का काम, समझाता हूं, रुक जाओ, सुनो एक बार, सुनो पहले मैं 2 चीजें आपको बता देता हूं। बिल्कुल सही बात है, टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं। तुम लोगों ने कभी भी ये सोचा नहीं होगा कि बॉटनी में इतना मुश्किल आएगा। वैसे तो 96-7% बच्चों को समझ में आ गया होगा, मगर जो 2-3% बच्चे हल्के में छूट जाते हैं, वो क्यों छूट जाते हैं? जैसे बताता हूं। एक ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता ही क्यों है जब उसको हटना होता है? बताता हूं। बेटा जब तेरी घर की छत बननी होती है ना, तो तू पिलर लगाता ही क्यों है? लगती है ना नीचे, बल्लियां लगती है छत को सपोर्ट देने के लिए।
तू लगाता ही क्यों है जब तुझे हटाना होता है? तू लगाता ही क्यों है जब तुझे हटाना होता है? तू कपड़े पहनता ही क्यों है जब तुझे उतारने होते हैं? समझ रहा है मेरी बात? तू खाना खाता ही क्यों है? डैश 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 डैश। तो मेरी बात समझने की कोशिश कर। आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता ही क्यों है जब उसे हटना होता है? क्योंकि बेटा आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, अपना काम निपटाएगा और हट जाएगा। तेरे घर में अगर तू बाहर वाला अपना एक कमरा बना रहा है तो तू मिस्त्री को बुलाएगा, मिस्त्री कमरा बनाएगा और तू मिस्त्री को थैंक यू सो मच बोल देगा। तू ये थोड़ी ना करेगा कि मिस्त्री को अपने घर ही बैठा लेगा, नहीं मैंने तो बुलाया था मिस्त्री को, मैं तो भेजूंगा ही नहीं इसे। एंजाइम का काम हुआ, एंजाइम को भेज दो। मेरी बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? खोपड़ी में जारी होगी अब तो? बहुत बढ़िया। अब सुन, एक दूसरा डाउट ये था कि ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये आपने वीडियो में नहीं दिखाया। मैडम हमने बिल्कुल वो वीडियो दिखाया था जिसमें आरएनए का निर्माण हुआ था, शायद आपने मिस कर दिया, तो आगे के लिए देख लेना, मैं दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट, ये समझ में नहीं आया, मैं हूं ना, मैं फिर समझाऊंगा, टेंशन मत लो। मगर बेटा खोपड़ी होनी चाहिए समझने के लिए, लगाओगे तो यही अरे मेरे बाबू ने खाना खाया तो तेरे को बेटा कुछ नहीं समझ में आएगा। खोपड़ी बेटा यहां लगाएगा देख, तब तो मजा आया। अब तू खोपड़ी बेटा वहां रखेगा साइड में तो मैं कैसे ही समझा पाऊंगा, बता देखो। बताऊं? समझ में आ गई? दोबारा समझाऊं? सुन ले सुन ले सुन ले, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बेटा मैं तो दोबारा समझा दूं, मेरे को तो क्या है ना? हाँ, अब तुम खुद सोचो, आज मैंने पढ़ाया कितना सा है, 1 पेज और ये, और बस यही पढ़ाया मैंने, और इसको पढ़ाने में ही तुमने मेरे 2 घंटे लगा दिए। सर दोबारा दोबारा दोबारा, एक बार और समझ ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देख, मैं इसी से ही तेरे को पूरी चीज समझाता हूं। मैंने ऐसा बोला कि जो तेरे पास आरएनए है, तूने आरएनए बना लिया दोस्त, यहां तक तो पहुंच गया, आरएनए बनने तक तो पक्का। अब आरएनए से तुझे प्रोटीन बनाना है। तुझे कैसे पता लगेगा कि कौन से आरएनए से कौन सा प्रोटीन बनेगा? तो आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक का क्रम है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे अगर नाइट्रोजन क्षारक आरएनए में AUG है, तो उससे जो टीआरएनए जुड़ेगा उसमें UAC होगा, क्योंकि टीआरएनए में प्रतिकूट एंटीकोडॉन होता है। क्योंकि एक बच्चे ने पूछा कूट और एंटीकोडॉन क्या होता है, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा समझाऊंगा मैं, तो मेरे पास तो काम ही यही है ना? क्योंकि तुम देखते थोड़ी ना हो, तुम तो क्या है, तुम तो आराम से उसमें आए हो घूमने के लिए। जो mRNA पर होता है उसे कूट यानी कि कोडॉन कहते हैं, और जो टीआरएनए पर होता है उसे एंटीकोडॉन यानी कि प्रतिकूट कहते हैं। कोड का एंटीकोड, मान ले तू, तेरी और मेरी गैंग है, और मैं बेटा मुंबई का बहुत बड़ा वो हूं गैंगस्टर, तो क्या होगा मुन्ना? तू सामान लेके आया, कोई अफीम गांजा लेके आया, वैसे तो बहुत गंदी बात है, मगर मान ले तू कोई चीज लेके आया, क्या लेके आया? तू ये रिमोट को स्मगलिंग कर रहा है, इस रिमोट की, तो तू वहां पर आएगा, मगर तू मुझे समझेगा ही कैसे कि मैं वही हूं जिसको तेरे को ये सामान देना है? तो हमारे बीच में एक कोड हो जाएगा ट्रांसफर। तू मुझसे ये बोलेगा कि माचिस है क्या, तो मैं बोलूंगा कि माचिस होती तो दुनिया में आग लगा देता। तो तूने बोला कूट, मैंने बोला एंटी कूट। तूने जब शादी करेगा ना तो तेरी वाइफ को बोलेगा बाबू आई लव यू, तो वो बोलेगी बाबू आई लव यू टू। कूट और एंटी कूट। तूने बाबू से बोला रैपटॉप खाएगी क्या, तो बाबू ने बोलेगी जबड़ा तोड़ दूंगी तेरा। कूट और एंटी कूट। तो कूट जो होता है वो mRNA पर पाया जाता है, एंटी कूट जो होता है, तो हिंदी हो गई, एंटीकोडॉन जो होता है वो टीआरएनए पर पाया जाता है। सही है? जैसा कूट होगा वैसा ही अमीनो एसिड उससे जाके जुड़ेगा, जैसा कूट होगा वैसा ही अमीनो एसिड। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास AUG है, ये लाइन ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास AUG है तो मैंने अभी तुम्हें टेबल में दिखाया AUG का मतलब मिथियोनिन, तो इसका सीधा सा मतलब है AUG के सामने जो भी टीआरएनए जुड़ेगा उस पे जो अमीनो एसिड जुड़ा होगा उस पे मिथियोनिन ही होगा, मिथियोनिन अमीनो एसिड ही जुड़ेगा उस पे। डन है? आई बेटा खोपड़ी में घुसी क्या बात, जा रही है क्या मुन्ना, या अभी भी बेटा फर्स्ट फ्लोर से निकल गई बात बता? अभी भी बेटा फर्स्ट फ्लोर से निकल गई क्या?
और जिन बच्चों को मेरी बात ऊपर से चली जाती है बेटा, जिनको भी कुछ होंगे ना जिनके ऊपर से चली जाती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही बैठा करो टेबल के। अगर ऊपर से बात जा रही है तो ऊपर बैठ जाओ, क्यों जमीन पे बैठ के पढ़ते हो? छत पे बैठ के पढ़ो, ऊपर से जाएगी ही नहीं बात। तुम ऊपर बैठोगे, ऊपर से कैसे जाएगी? क्लियर है? अब तो क्लियर है कूट क्या होता है और एंटी कूट क्या होता है। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत आसान। अब इससे आसान तो बेटा शब्द ही नहीं है मेरे पास। तुम कहते हो अच्छा कुछ तो ऐसे, ये पढ़ाई क्यों रहे हो? क्योंकि नीट में आएगा, तेरे बोर्ड में भी आएगा, ये तो पढ़ाना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बात मुझसे पूछते हो, मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि ये क्या है। वो एक डायलॉग और नहीं सुना, कहां से आते हैं ये लोग? अभी देखो, तुम मजाक कर रहे हो, देखो अभी देखो, टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं। दुनिया क्या देखती है, इधर उधर शो वो देखती है, लाफ्टर चैलेंज वाफ्टर चैलेंज। ये देखो लाफ्टर, देखो आरएनए पॉलीमरेज जोड़ता, ये तो फालतू की बात दोबारा आ गया। आरएनए का 3D डायग्राम, मैंने देखो टीआरएनए का 3D डायग्राम दिखाया तो है, टटलू वाला वही होता है। सर ये इतना छोटा क्यों होता है? कोई फालतू की बात है। सर कैपिंग और स्प्लाइसिंग समझ नहीं आया, आज समझाया था। 5' मिथियोनिन जोड़ेगा एचएनआरएनए के ऊपर तो वो कैपिंग है, और स्प्लाइसिंग का मतलब होता है इंट्रॉन को हटाना। दोबारा से वीडियो देखना मेरे लाल, एक बार फिर समझा दो। जय हो प्रभु की, जय हो दीन बंधु दीनानाथ। आरएनए प्राइमेज नीचे बार बार क्यों जुड़ता है? क्योंकि बेटा डीएनए पॉलीमरेज अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बन पाता। जब तू डीएनए खोलेगा तो ऊपर वाला डीएनए तो कंटिन्यू बनता रहेगा, क्योंकि ऐसे खुलता रहेगा, मगर नीचे वाला डीएनए तो ये खुल गया, फिर आगे वाला खुलेगा, दूसरी साइड चल रहा है ना। जैसे तू साइकिल ऐसे चलाएगा, हवा ऐसी चल रही है तो बढ़िया चलेगी। तू साइकिल चला रहा है, हवा ऐसी चल रही है तो बार बार तू गिरता रहेगा, बस वही बात है। लीडिंग लैगिंग वाला बता दिया था मैंने, आज ही बताया था। जहां पे सतत श्रृंखला बनेगी वो लीडिंग, दूसरी तरफ बनेगी वो है सतत यानी कि लैगिंग। सर एक सेल में डीएनए का नंबर क्या होता है? 2.2 मीटर का डीएनए होता है एक सेल के अंदर। एक बार और समझा दो, समझा दिया अभी तो एक बार। ये तो वापस वही आ गया क्या? फिर से वही आ रहा है क्या? व्हाट इज द नेम ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन द डीएनए? ओ अंग्रेज, ये ओके, इंग्लिश में। सो अरे मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया था, वहीं से मैं इंग्लिश सीख के आया हूं। What is the name of substance in the DNA? DNA have the 3 kind of substance basically. The first one is a sugar, which is the pentose sugar, you know very well, and that's why this is called as a deoxyribose sugar, because you know that in the second number carbon oxygen is absent. The second thing is called as a nitrogen bases. There are 2 kind of nitrogen bases are present. The first one is called as a purine and the second one is called as a pyrimidines. And you know very well about the nitrogen bases, that is adenine, guanine, thymine and cytosine. And the third one is the phosphate. The phosphate is responsible for the negative charge and also for the acid property. And this is all about the DNA. मगर बेटा चक्कर पता क्या है, मैं तुझे इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ाता हूं मुन्ना? क्योंकि बेटा तूने पैसे ही हिंदी के दिए हैं। अगर तू मुझे इंग्लिश के पैसे देता तो बेटा मैं इंग्लिश में पढ़ाता। 4,000 में तो हिंदी ही हो पाएगा, इंग्लिश नहीं हो पाएगा। 4,000 में हिंदी ही हो पाएगा, 4-5 हजार जो भी है, मतलब है ना। हाँ ओके। जिसकी 11th बर्बाद है वो अर्जुना 2.0 ले सकता है। बेटा मैं गलत कह रहा है, जिसकी 11th बर्बाद है अर्जुना 2.0 नहीं, तू 10th पढ़ वापस। अब पूछना क्या है, जिसकी अर्जुना क्यों है तेरी अर्जुना बर्बाद? पहले तो ये बता क्या कर दिया तूने, बर्बाद क्या, पन्ना फाड़ दिया क्या उसमें? अर्जुना बर्बाद क्या होती है? बर्बाद हो गई अर्जुना, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। अब ले ले अर्जुना 2.0, मगर बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर तू मेरे से सही बात पूछे क्या 2.0 ले सकता है, बिल्कुल ले, मगर पढ़ना पड़ेगा। तू पढ़ सकता है तो तू ले फिर, अगर पढ़ सकता है तो ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, डायग्राम क्लियर नहीं होता है, क्या करें? 2 तरीके हैं, कॉलिन से डायग्राम क्लियर कर लो। अबे डायग्राम ही क्लियर नहीं हो रहा तुझे, अरे वेदिका, तेरा नाम ही वेदिका है, तेरे पास तो वेद की बहुत बड़ी नॉलेज होगी। डायग्राम ही क्लियर नहीं हो रहा है, क्या बना दिया? आज तो कोई डायग्राम ही नहीं बनाया मैंने। जय हो। जीन और सिस्टोन समझा दिया। डीएनए घूमा हुआ क्यों रहता है? क्योंकि बेटा बहुत बड़ा होता है डीएनए। अगर डीएनए ऐसे नहीं घूमेगा तो खुला हुआ पड़ा रहेगा। अब तेरा कमरा अगर फैला हुआ पड़ा रहेगा तो क्या अच्छी बात होगी? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्या पूछते हो भाई यार, मैं सच बता रहा हूं, मतलब क्या चाहते हो तुम? ये बताओ तुम चाहते क्या हो मुझसे? है बेटा रिसेंट डाउट देखूं? ले बेटा रिसेंट भी देख लेता हूं। अमीनो एसिड आता कहां से है सर? बेटा अमीनो एसिड कोशिका में ही होता है, हम थोड़ी पहुंचाने जाते हैं। अमीनो एसिड ये सब कुछ कोशिका में ही होते हैं। कोशिका में बस क्या होते हैं, ये अमीनो एसिड निष्क्रिय रूप में व्यवस्थित रहते हैं, तो इनको सक्रिय करना पड़ता है, वो अपन अनुवादन में पढ़ेंगे। ठीक है,
सर फर्स्ट बॉक्स में आपने 4 लाइन लिखी है। फर्स्ट बॉक्स कौन सा बॉक्स है? कहीं लिखी नहीं मैंने। सर कुछ समझ नहीं आया इंग्लिश में, और यही तो बात है, वो इंग्लिश वाले को समझाया था 4,000 रुपये एक्स्ट्रा में। सर आपने जो सारी बनाई है उसमें एक कोडाउन देखो प्लीज, उसमें आपने 3 की जगह 4 बना दी है। सर आपने जो सारनी बनाई है, अच्छा 4 लिख दिया क्या? किसी में 4 आ गए? ऐसा गलती 4 आ गए क्या भाई? पता नहीं, हो भी सकता है। हाँ ये नहीं, वो 4 का है, ऊपर चले गया वो तो। ये 4, अरे अच्छा वहां की कह रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे जो पहले बना दिए थे 3 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 और 3 3 3, हाँ अब ठीक है, वो 4 बना दिए, ठीक है ओके। ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया। चाह रहा था आज ये टॉपिक खत्म कर दूं, मगर तुम तो बेटा तुम हो। सर टॉपिक नहीं खत्म करने देंगे, हल्के में ले रहे हो क्या हमें? मैं बेटा हल्के में तुम्हें क्या लूंगा? तुम हो तो बेटा मेरी क्लास के बच्चे। अच्छा मैं सोच के आता हूँ ना किस दिन कि आज ये टॉपिक सुलटा दूंगा, आज ये ऐसा कर लूंगा, और मैं जिस दिन सोच के आता हूँ कि आज नहीं करवा पाऊंगा, उस दिन तुम पता नहीं क्या खा के बैठते हो। और मैं सोच रहा था मैं कंप्लीट कर दूंगा ये, मगर बेटा तुम तो हो तो मेरी क्लास के। मेरे को पता था तुम नहीं करने दोगे। वो कह रही कि वो कह रहा कि डायग्राम ही नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं। एक कह रहा मेरी 11th बर्बाद हो गई, क्या ही बोलूं मैं। अच्छा एक और बात है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बायोलॉजी में सच में तुम्हारे हाथ अगर ऐसे थंग है उनके, है ना, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या हाल होंगे, सच बताओ, सही से बताना भाई साहब। फिजिक्स में तो मतलब तुम क्या ही कर रहे होंगे, मतलब अच्छा कर रहे होंगे, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, अच्छा नहीं कर, जो हो सकता है किसी की बायोलॉजी खराब हो फिजिक्स अच्छी हो। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है, डायग्राम समझा समझा के, वीडियो दिखा दिखा के भाई साहब। वो अभी एक लड़की कह रही है आपने आरएनए बनाना नहीं बताया। अरे अरे लाजवंती, तू यहाँ देख, ये तूने क्या बनाया था लाजो, बेटा यहाँ देख तू, ये तूने बेटा जब ये डायग्राम देख, ये देख, तुमको डायग्राम दिखाया था मेरे लाल। यहाँ पे देख, जब तूने डीएनए से डीएनए बनाया था तो फिर ये आरएनए पॉलीमरेज नहीं आया था। अब कोई कहता है जुड़ता ही क्यों है, जब एक कह रहा है इतना बड़ा होता है क्या आरएनए पॉलीमरेज। जय हो प्रभु, आपकी जगह यहां नहीं है, जाओ हिमालय की गोद में गुफाओं में और वहां पे जाके करो प्रण करो। अबे इतना बड़ा आरएनए 3D डायग्राम बना रखा है नालायक, ये 3D है, ये 3D 3 डायमेंशनल है ये देखिए आरएनए बन रहा है बेटा। जो एक लाजो पूछ रही थी कि कहां बनता है, ये रहा बेटा आरएनए, देख ये आरएनए मैसेंजर आरएनए बन रहा है, दिखा तुझे। पूछते रहते हो ये कैसे होता है वो कैसे होता है, हमें समझ में ही नहीं आया, मैं क्या करूं। मैं क्या करूं भाई, तुम मेरे को बता दो एक बार मेरे को दिल से बता दो हर्षित सर ये करो आप। मैं क्या करूं यार, मतलब। मेरा मन था आज मैं तुमको अनुवादन भी पढ़ाऊं, पता है। तुम कहते पढ़ाते क्यों नहीं हो, पढ़ा दो हर्षित सर अनुवादन। अबे तो चलने तो दिया करो आगे, क्यों नहीं चलने देते मुझे आगे, बताओ क्या चाहते हो तुम। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सुपारी खा के आए हो मेरे नाम की, यूं पढ़ा के दिखाओ आज। बोलते हो ना पढ़ा दूंगा इतना, आज पढ़ा के दिखाओ क्लास में। और नहीं पढ़ने दूंगा, आज नहीं पढ़ाने दूंगा। पता नहीं भाई क्यों ही हूं ऐसे। आओ भैया, थोड़ी बहुत एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं यार, क्योंकि एनसीईआरटी ना फिर बाद में परेशान करती है भाई। आ जाओ कुछ तो कर ही लो, नहीं पढ़ाने दोगे तो आगे। आनुवांशिक जीन और जीन, जीन के बारे में बता दिया था, सिस्ट्रॉन बता दिया था। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब जब एक ही डीएनए से एक ही प्रकार का प्रोटीन बनता हो, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में, डायग्राम देख लेना। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब जब एक से ज्यादा प्रकार का प्रोटीन बनता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। आज तो मन ही नहीं कर रहा, सच बता रहा हूं मैं, तुमने दिमाग ऐसा। अच्छा और कोई टीचर होता ना तो तुम्हारे पर चिल्ला रहा होता, मुझे चिल्लाना आ ही नहीं रहा, मुझे हंसी आ रही है कि मेरा तुमने आज लेक्चर खराब करवा दिया। जीन वंशानुगति की क्रियात्मक इकाई होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीन डीएनए पर स्थित होते हैं, ठीक है। बोला था डीएनए का छोटा सा खंड जीन कहलाता है, जो कि प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जीन को डीएनए के अनुक्रम में साहित्यिक रूप में परिभाषित करना कठिन है। अब ये कोई लाइन नहीं है, ये कह रहा है साहित्य में नहीं पढ़ते, बिल्कुल साहित्य में नहीं पढ़ते, हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। टीआरएनए जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, और आरआरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, अणु डीएनए में अंतरण के लिए कार्य करते हैं, जिससे जीन परिभाषित होते हैं। तुमको इस लाइन का सीधा शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया था, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है।
कि जीन वो होते हैं जो आरएनए के विभिन्न भाग को बनाते हैं, चाहे वो एमआरएनए को, चाहे वो टीआरएनए को, चाहे वो आरआरएनए को। लास्ट मतलब लेक्चर है उसमें आप देख सकते हो। परिभाषा के अनुसार जो सिस्ट्रॉन होते हैं डीएनए का वो खंड होता है जो प्रोटीन बनाता है। मैंने बता दिया सिस्ट्रॉन क्या होता है, डीएनए का वो खंड जो एमआरएनए बनाएगा जिससे प्रोटीन बनेगा। ठीक है, जीन जब मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं तो मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब एक ही बनेगा प्रोटीन, जैसे यूकैरियोटिक में। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब कई सारे प्रोटीन बन सकते हैं, ठीक है, जैसे जीवाणु यानी कि प्रोकैरियोटिक में। मोनोसिस्ट्रॉनिक में संरचनात्मक जीन मिलता है जिससे कूटलेखन के अनुक्रम पाए जाते हैं। संरचनात्मक जीन बताया था जिससे प्रोटीन बनता है, वो संरचनात्मक जीन होता है, या आरएनए बनता है वो संरचनात्मक जीन होता है। सुकेंद्री का मतलब होता है यूकैरियोटिक में विखंडित हो जाते हैं। कूटलेखन में एक्सॉन, दोनों चीज बता दी। एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन वो है जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूं जिससे प्रोटीन बनाने की सूचना होती है। इंट्रॉन इसमें प्रोटीन बनाने की सूचना नहीं होती है। जैसे हम व्यक्तित्व कहते हैं, व्यक्तित्व वो होते हैं जिसमें आरएनए मिलते हैं। संसाधित आरएनए मतलब जिसे प्रोटीन बनाने की सूचना होती है, ठीक है। और अव्यक्तित्व वो होते हैं जो अंतरापित होते हैं, यानी कि इन दोनों के मध्यवर्ती परिपक्व संसाधित आरएनए में नहीं मिलता। यानी कि अगर देखा जाए तो एमआरएनए के अंदर इंट्रॉन नहीं मिलते हैं, ये मैंने बता दिया था, क्योंकि एमआरएनए में आप स्प्लाइसिंग कर लेते हो, इंट्रॉन को हटा ही देते हो। बहुत बढ़िया बात है। अब मैं ये लाइन ऐसे नहीं लिखता, क्यों, यही लाइन तुम्हें पढ़नी है तो मेरे नोट्स की लाइन कोई वैल्यू नहीं करेगी, है ना, ये वाली बात। डीएनए खंड के अंत में अंतरापित जीन की व्यवस्था जीन की परिभाषा को जटिल बना देती है। यानी कि इंट्रॉन जो होता है ना वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स बना देता है डीएनए को, इसलिए हमें इंट्रॉन को हटाना पड़ता है। किसमें, आरएनए स्प्लाइसिंग में। लक्षण की वंशानुगति संरचनात्मक जीन के उन्यामक व नियामक अनुक्रम द्वारा होता है। उन्यामक नियामक बता दिया, प्रमोटर और टर्मिनेटर कई बार बता चुका हूं। प्रमोटर वो जहां से रेस स्टार्ट होगी, अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो उन्नायक बोलते हैं, और अभिक्रिया खत्म होगी तो उसे हम टर्मिनेटर बोलते हैं, यानी कि हम उसे क्या बोलते हैं, नियामक बोलते हैं। कभी कभी नियामक अनुक्रम अस्पष्ट होते हैं जिसे हम नियात्मक जीन कहते हैं। इसके बावजूद अनुक्रम में आरएनए व प्रोटीन में कूटलेखन नहीं कर पाते। कुछ समझो, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है, एयूजी ही नहीं है कहीं पे, एयूजी आपको लिखवाया था, प्रारंभ करता है एयूजी। अगर कहीं पे एयूजी नहीं है तो अभिक्रिया चालू होगी। अबे तुम रेस में दौड़ने गए नालायको और स्टार्ट लाइन ही नहीं है तो कहीं से भगलोगे क्या, फिर रेस कैसे होगी। हाँ सर, ये बात तो सही है, आज लिखवाई थी वाली लाइन। आनुवंशिक कोड, ठीक है। प्रतिकृति और अनुलेखन पढ़ लिया। प्रतिकृति अनुलेखन, प्रतिकृति का मतलब डीएनए से डीएनए बनना, अनुलेखन का मतलब डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है। के दौरान न्यूक्लिक अम्ल एक दूसरे से न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिलिपि होती है। बिल्कुल, पहले डीएनए से आप डीएनए बनाते हो, फिर आप डीएनए से आरएनए बनाते हो, ठीक बात है। इन प्रक्रमों की पूरकता के आधार पर समझना आसान है। बिल्कुल सही बात है। ए के सामने यू बैठेगा, जी के सामने सी बैठेगा। पूरक क्या होते हैं, आमने सामने। तुम्हारा घर मंदिर के सामने, मंदिर तुम्हारे घर के सामने, तो दोनों आमने सामने। अगर ए के सामने टी है तो टी के सामने ए। बहुत बढ़िया। डीएनए के अंदर ए के सामने यू है तो यू के सामने ए, आरएनए के अंदर, ठीक है। स्थानांतरण की प्रक्रिया में आनुवंशिक सूचनाएं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक के रूप में अमीनो अम्ल के बहुलक के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। यानी कि न्यूक्लियोटाइड का बहुलक का मतलब, देखो देखो, देखो मैं बताता हूं, मैं सब बता दूंगा, चुन चुन कर बदला लूंगा मैं, चुन चुन कर छोड़ूंगा नहीं। देखो बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। आपको ये पता न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। वो अभी अंग्रेजी नहीं आया था। और व्हाट इज अ फैक्टर इन द डीएनए, प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ डीएनए प्लीज। ओके, तो सेम ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, सही। बहुलक मतलब बहु का मतलब ज्यादा। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हो, न्यूक्लियोटाइड का मतलब एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सारे न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है। बोलो सर सही, ठीक। अमीनो अम्ल के बहुलक का मतलब बहुत सारे अमीनो अम्ल, देखो ये रे, जो क्या मिलके क्या बनाएंगे, जो मिलके प्रोटीन बनाएंगे, तो ये अमीनो अम्ल के बहुलक है। लिख देता हूं मैं, अमीनो एसिड के बहुलक। अबे लाला, क्या चाहते हो, चुन चुन के बताऊंगा सर, चुन चुन के। बढ़ाने दो आगे, आगे तो चलो ना बाबू। अमीनो अम्ल में, न्यूक्लियोटाइड में न तो कोई पूरकता मिलती है, बिल्कुल सही बात है। अमीनो अम्ल अलग होते हैं, क्या होते हैं, ल्यूसिन, थायोलुसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, जबकि नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। ओहो, तो इन दोनों के बीच को कंपैरेटिव मिल रहा, नहीं मिल रहा। नहीं, सैद्धांतिक रूप से सोच सकते हो, आप कभी नहीं सोच सकते एयूजी मतलब मिथियोनिन, नहीं। तो जॉर्ज गैमो ने बोला मैं बताऊंगा त्रिकूट क्या होते हैं, ठीक है।
न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ में प्रोटीन से अमीनो अम्ल में भी परिवर्तित हो जाता है। कैसे बनेगा वो आज अपन ने बता दिया है। इस विचार के समर्थन हेतु बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत बढ़िया बात है। इसके आनुवंशिक कोड जेनेटिक कोड की परिकल्पना दी थी, जिससे हम बता सकते हैं कि आखिर प्रोटीन कैसे बनते हैं, नाइट्रोजन बेसिस से, जो कि हमारे अगले लेक्चर का पॉइंट है। डीएनए की संरचना और आनुवंशिक पदार्थ जैव रासायनिक प्रकृति का निर्धारण जितना उत्तेजनापूर्ण था, उससे ज्यादा यह था कि आखिर आनुवंशिक कूट क्या था। मतलब सीधी सी बात समझो, बात समझना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बात समझना। एनसीईआरटी ये कह रही है, एनसीईआरटी जो मैंने अपने पॉइंट में लिखवा रखा है, एनसीईआरटी ये कह रही है कि हमें ये तो पता था एमआरएनए के ऊपर एयूजी कूट है, मगर ये एयूजी कूट आखिर मिथियोनिन अमीनो अम्ल से कैसे रिलेटेड है। प्लीज मेरी बात सुन लेना, प्लीज मेरे बाबू मेरी बात सुन लो एक बार, तुम्हारी पक्की बोलो शादी बहुत प्यारी होगी, बहुत अच्छी लड़की और बहुत अच्छा लड़का मिलेगा तुम्हें, मेरी बात सुन लेना बस, ठीक है। यही कसम दे सकता हूं, वैसे तो तुम सुनते नहीं हो मेरी बात सुन लेना। बहुत प्यारी लाइन बता रहा हूं, एनसीईआरटी की लाइन का चकना चूर करके कई बार बोल चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। एमआरएनए के ऊपर जैसे नाइट्रोजन कूट होते हैं, उसके अपोजिट टीआरएनए में भी एंटीकोडॉन लूप पाए जाते हैं। इस लूप पे वैसे ही कूट होंगे जो एमआरएनए के अपोजिट होंगे। अगर यहां पे एमआरएनए ए लेके आता है, तो जो टीआरएनए होगा उस पे यू 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 होगा और उस पे कोई और अमीनो एसिड लगा होगा। मगर अगर एयूजी के लिए जो टेबल बनाई थी उसमें मिथियोनिन लिखा, अमीनो एसिड लिखा है, इसका मतलब एयूजी के अपोजिट वही टीआरएनए आके जुड़ेगा जिस पर यूएसी होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिस टीआरएनए पर यूएसी होगा उस पर मिथियोनिन अमीनो एसिड जुड़ा होगा। जिसको ये लाइन नहीं समझाई दोबारा सुनते रहना, एक बार वापस रिकॉल पिया 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 करते रहना, समझ में आ जाएगी। वैसे तो बहुतों को आ गई होगी, मगर कुछ होंगे जो 2G नेटवर्क के साथ चल रहे हैं, कुछ होंगे जो कहेंगे मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं। आ जाओ। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक ने भौतिकवाद किया, फिजिक्स लगाई इन्होंने, कार्बनिक रसायन लगाया, जैव रसायन लगाया, आनुवांशिक जेनेटिक्स लगाई, छोड़ो कुछ भी लगाया हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो मेन कॉन्सेप्ट पे आना है। तो जॉर्ज गैमोव आ गए, जॉर्ज गैमोव एक भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने कहा आनुवांशिक क्षारक तो 4 होते हैं मगर अमीनो अम्ल तो 20 होते हैं। तो आखिर आनुवांशिक क्षारक कैसे बनाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आनुवांशिक कारक आपके पास 4 हैं तो आखिर किस तरीके से आप अमीनो अम्ल बना सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अतः कूट के निर्माण में क्षारकों का समूह बनता है, बिल्कुल समूह का मतलब द्विक या त्रिक सर्तिक। इनका विचार था कि 20 अमीनो अम्लों को कूट करने के लिए कूट 3 न्यूक्लियोटाइड के बने होंगे, बिल्कुल, अर्थात 4 की घात 4 4 4 बराबर 64 कोड थे, जिससे 20 अमीनो अम्ल आपके बन गए थे। बस इतनी सी बात आपको पढ़नी है और आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मस्त रहो स्वस्थ रहो, मत पढ़ना आ गया एनसीईआरटी, इतना ही पढ़ लेना काफी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। बाकी बेटा प्लीज प्लीज अपना ये जो अलग विचार धारा है तुम्हारे अंदर, ये जो तुम्हारे अंदर अलग अलग तरीके के जो विचार उमड़ पाते हैं, ये जो डाउट पूछते हो, डाउट अच्छे लगते हैं मगर ऊट पटांग मत पूछो, ठीक है। ऊट पटांग मत पूछो, बस ऊट पटांग पूछोगे तो मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो बता दूंगा बेटा वापस भी, बट मुझे बस यही चीज लगती है कि टेंशन हो जाएगी तुम्हें, तुम कहोगे ये क्या हो गया सर, ठीक है। आज बहुत सारा काम था, क्वेश्चन आंसर अलग करवाने थे, टॉपिक पढ़ाना था। सर वीडियो कॉल कर देना, आप ही रैंडम कर दो, मैं करता हूं तो कहते हैं हमें नहीं करते। कहां से आएगा वीडियो कॉल, ये रहा, कर दो, ये तो खोल लिया, कर दो आप तो, रैंडम आप ही कर दो यार। हाँ और यहाँ पे ही रहना अवेलेबल, क्लास एंड कर देना तुम, मैं एंड कर दूंगा, कहीं फिर चल जाए वो तुम्हारा, ठीक है। लो बेटा रैंडम कॉल चल रही है, रैंडम, ये रैंडम कॉल हो गई है। आओ बेटा अपने अपने, कितने अच्छे बैच में आए हो तुम। पढ़ाने नहीं देते वो, मगर मजा आता है ना। तुमने कभी सोचा था कि कोई तुमसे ऐसे पूछेगा आरएनए पॉलीमरेज इतना बड़ा होता है क्या? सोच, कोशिका इतनी सी दिख नहीं रही, इतना बड़ा आरएनए पॉलीमरेज आ गया। अब क्या चाहते हो बेटा, क्या ही चाहते हो तुम मुझसे? कोई है अभी यहाँ पे? मैं कर देता हूँ, क्या पता कोई है क्या? कौन है भाई तू, नाम बता और वीडियो में आ। हाँ बेटा आकाश, तू है क्या? क्या हाल है आकाश तेरे? आकाश
कैसा चल रहा है? अरे रुक जाओ ना, हेलो हेलो, आकाश नाम है क्या तुम्हारा? ठंड रखो ना थोड़ी सी, हेलो हेलो क्या होता है? मैं आउट कर दूंगा। अभी आकाश से बात हो रही है, चुप हो जाओ। हाँ आकाश, क्या हाल चाल है तेरे? ठीक है सर। तो इतना अंधेरा क्यों है जिंदगी में? अंधेरा चल रहा है क्या आकाश? नहीं। बेटा ये नूर, ये वो एक गाना नहीं सुना? हाँ, मेरा नूरानी चेहरा, अरे मेरे लाल दिखा तेरा हालचाल, वाह। अरे यार बता, मैं कह रहा हूँ ये क्यों ऋतिक रोशन चल रहे हैं? क्यों चल रहे हैं ये लोग? ऐसे लोग अंधेरे में हैं। बेटा रोशनी डाल, चेहरे पे प्रकाश डाल बेटा, बहुत बढ़िया। ये ब्लॉक कर दूंगा जिसकी बात, अब हेलो की आवाज आ गई, जिसकी हेलो की आवाज आ गई पीछे से ब्लॉक ही होगा वो अब, ठीक है? हाँ आकाश, कहाँ से बात कर रहा है? सर यूपी से प्रयागराज। अरे यार मैं गया प्रयागराज, बहुत बढ़िया जगह है यार, प्रयागराज तो गया था मैं। ये सर प्रयागराज। और तैयारी वेरी बढ़िया चल रही है? सर अच्छी चल रही है। समझ में आ रही है बॉटनी? यस सर। ये लड़कियां चुप ही नहीं रहती, पीछे से चपड़ चपड़ कर रही है, बात नहीं करने देगी तुझे, मुझे पता है। ये है दिक्कत। कोई नहीं। सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अरे अच्छा तो पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का देते हैं ये। कह रहा है इतना बड़ा आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से लेके आया, बताओ मैं क्या करूं भाई? मैं किसको संभाल रहा हूँ? इनके घर वालों को नहीं पता किन किन को संभाल रहा हूं मैं। यार बढ़िया चल रही है तेरी। अर्जुना में भी था क्या तू? आकाश तू अर्जुना में भी था क्या? क्या सर? तू अर्जुना में भी था क्या? यस सर, अर्जुन 1.2। अरे वन मेरे से ही पढ़ा है मतलब तू, है ना? चल बहुत बढ़िया। वैसे आ रहा हूँ आज मैं अर्जुना 2.0 में भी आ रहा हूँ, आज लॉन्च है अर्जुना 2.0 में भी, अपन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बहुत बढ़िया ताबड़तोड़। बॉटनी में मजा आ रहा है ना? बॉटनी में दिक्कत तो नहीं है अभी तक? बस 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 ठीक है यार, ये लड़कियों को निपटाता हूँ, थैंक यू भाई, बाय बाय। ये क्या चाहती है ये? हेलो देख, ये हेलो हेलो बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, हेलो बोलता रहेगा, बस और कोई काम नहीं है इसको, राज को। हेलो। अरे तू हेलो बोल, तू बोल, तू क्या बोलना चाहता है? तू बोल दे आज, तू छोड़ अब दुनिया की सोच, सर छोड़। नमस्ते। भाड़ में गई दुनिया, नमस्ते तू सर। बोल क्या बोलना चाह रहा है? वो तूने आकाश से बात नहीं तो ये देख, नमस्ते सर। ये और आ गई तेरी एक बहन, हेलो हेलो चिल्ला रही है। नमस्ते भाई, नमस्ते। अरे नमस्ते। नमस्ते। अरे रुक यार, ये भिंडी बाजार बंद करूं पहले मैं। अच्छा पढ़ाते हैं। अरे रुक जा, ये भिंडी बाजार बंद करूं। कहाँ से आवाज आ रही है? अरे चुप हेलो। हो जा, चुप हो जा मैडम, चुप हो जा, 2 मिनट तो बात तो कर लूं एक से। हाँ सर राज। नमस्ते। नमस्ते राज, क्या हालचाल? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे तो पढ़ाने ही कहाँ देते हो तुम? नहीं सर, जो आपके कॉन्सेप्ट है ना, हाँ। बहुत अच्छे से क्लियर है। 11th मेरी इतनी स्ट्रांग है बाय बॉटनी। अरे भाई सर थैंक यू। थोड़ी फिजिक्स वास्ते सर क्वेश्चन कम किए थे, अच्छा, वरना पूरी 11th कंप्लीट। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अच्छा यार देखो, तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाए, हाँ इससे ज्यादा मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। नहीं सर, आज हमारे पास फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल हुई है, 11th से था नहीं। अरे बहुत बढ़िया। और वो भी देख, वो भी लड़की है नीचे, इसलिए वो सर बात नहीं और करने दे रही, चपड़ चपड़ कर रही है वो। हाँ सर आप जो है विष्णु सर। विष्णु सर से बात करवा तो दी थी कल। नहीं, विष्णु सर है जो सर। हाँ हाँ हाँ, बोल आगे, क्या विष्णु सर से आप क्या? ही बोल लेना थोड़ा के तेरी आवाज कट रही क्वेश्चन है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाए, थोड़ी मतलब एफर्ट पीवाईक्यू पे। अच्छा, इस बार अलग और से सर सेशन, आप भी सवाल। क्या सर? इस बार अलग से सेशन डालेंगे क्वेश्चन आंसर का, एक बार थोड़ा सा सिलेबस आगे खींचे यार, खींचने नहीं देते सिलेबस। सर बहुत मजा आता है क्लास में, मैं कभी भी बोरिंग नहीं हूँ मैं सर, बहुत वैसे चल। अपने तरीके से इस इस तरह पढ़ाई करता हूँ कि मुझे पछतावा ना हो यदि नीट ना निकले तो। अरे इस बार तेरा नीट निकाल देंगे, देख 6 बजे उनकी क्लास और है, किसकी क्लास है? वो पुनीत राणा सर। हाँ राणा सर। वो फिर राणा जी को मेरे को एक लाइन बोलना चाहिए थी, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, बोलना पड़ेगा फिर। भाई साहब राणा जी नाराज हो जाते हैं। चल मैं तेरे बाद में बात करता हूँ, बाकी सबको निपटा लेता हूँ, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर ठीक है दोस्त। सर। बाय बाय। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी, और कौन है? हाँ भाई, क्या हाल चाल? बोलो। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो, गुड सलाम। इवनिंग सर। मैं एक बोलो, दो दो से कैसे बात करूंगा मैं? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, कौन बात कर रहे हैं? सर कहाँ से हैं सर? चलो, रुजदा, रुजदा और ये दूसरी लड़की जो भी है, क्या नाम है, राधा, इन दोनों से बात कर लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, बॉटनी बहुत ताबड़तोड़ कर रहे होंगे, बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, और कुछ मत करो। और जब किसी से बात हो रही है तो बढ़िया से करते रहो, ठीक है राधा? बढ़िया चल रही पढ़ाई बॉटनी? ये सर चल रही है बट बैकलॉग बहुत लग गया है। बैकलॉग तो देख राधा, देख तुझे खुद को सुधारना पड़ेगा, बैकलॉग तो करना ही नहीं है। अभी 12वीं में भी बैकलॉग रहेगा तो क्या करेगी? और रुजदा तेरा क्या चल रहा है?
सर बहुत अच्छा चल रहा है। बैकलॉग तो नहीं है? नो सर। बहुत बढ़िया। रुजदा बॉटनी कैसे चल रही है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया। राधा तेरी बॉटनी कैसे चल रही है? सर ठीक चल रही है। राधा आज समझ में आ गया जो पढ़ाया था? बायो हाँ क्या बाय। सर? आज जो पढ़ाया समझ में आ गया राधा? यस सर आ गया। बहुत बढ़िया। रुजदा आज तुझे भी समझ में आ गया जो पढ़ाया था? यस सर। थैंक यू। बहुत। फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल करने के लिए। अरे मैं रैंडम करता हूँ। रुजदा और राधा दोनों में से कोई उसमें था क्या, अर्चना में, या फ्रेश हो? सर बैच तो ली थी, दिसंबर में ली थी, पूरा खत्म हो गया था तब। अच्छा लेट लिया था। और रुजदा तुमने? सर मेरा भी लेट अच्छा लेट हुआ था। अभी बढ़िया चल रही है बॉटनी ताबड़तोड़? बहुत सर बढ़िया। अभी तो चल रही है। अरे चल रही है सर क्या? 11th में बस अरे राधा हंस भी लिया कर कभी। ऐसे टेंशन में है, पता नहीं क्या हो गया। टेंशन मत लिया कर, हंसा कर। स्माइल दिखा, तेरे टूथपेस्ट में नमक है तो हंस दे। हाँ ये बात बहुत बढ़िया। पहली बार कॉल आया है मेरे को। फिर भी नहीं हंस रही तू? और वो अभी अभी रात से बात कर रहा था, बीच बीच में बोल रही थी, बता। ठीक है रुजदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके सर बाय। बाय बाय। ठीक है राधा, बाय बाय, टेक केयर। हाँ ये राधा कहाँ गई? ठीक है। और कोई है इस टाइम? बाय बाय। और कोई है क्या? नहीं ना? ठीक है। और कौन है? डॉक्टर साहब आप हो क्या? यस सर। अरे डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। देखो 1 मिनट बच रहा है, राणा जी फिर चिल्लाएंगे। तुम्हें पता है राणा जी से मेरे को बहुत डर लगता है। राणा जी से, अरे नहीं मेरे को पता है, राणा जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत बहुत अच्छे दोस्त है, मतलब बहुत प्यारे हैं वो। और है भी बहुत प्यारे, क्यूट हैं वो। ठीक है, ठीक है, मगर बहुत बढ़िया है। और क्या, कैसी हो तुम? कहाँ से बात कर रही हो? सर मैं घर से हूँ। अच्छा मैं भी घर से हूँ। बधाई हो, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय। 6 बज गए हैं। ठीक है, चलो दूसरी क्लास ले लो फटाफट से जाके।